हिमाचल के पहाड़ों में रात कभी किसी को माफ नहीं करती थी, और खास करके उस 11 साल के बच्चे को, जो ठंड और गुस्से से कांप रहा था, एक गंदे शीशे से चिपका हुआ। अर्जुन ने अपनी कमीज की आस्तीन से खिड़की की धूल साफ की और महसूस किया कि कैसे उसकी सांसें जम रही थी जब उसने देखा कि नीचे अनाथालय के कच्चे आंगन में क्या हो रहा था। बारिश जोरों से गिर रही थी, टीन की चट्टों पर आवाज करते हुए, लेकिन वो उस मंजर को छुपा नहीं सकी जो उसका दिल तोड़ रहा था। वहां अनाथालय की वार्डन सविता देवी खड़ी थी। वो एक भारी भरकम औरत थी जिसके जिस्म से हमेशा सस्ती विधि और झूठ की बदबू आती थी। वो पुराने नोट गिन रही थी, एक ललतें की बीमार पीली रोशनी में, जबकि एक आदमी जिसने मोटा कंबल ओढ़ रखा था ट्रक के बोनेट पर रखे कुछ कागजों पर अंगूठा लगा रहा था। उस आदमी के बगल में ठंडी बारिश में ठिठुरता हुआ विक्रम खड़ा था, उसका सबसे खास दोस्त। वो 10 साल का बच्चा जो भूख लगने पर अपनी रोटी अर्जुन के साथ बांट लेता था और जो आंगन की मिट्टी से खिलौने बनाना जानता था ताकि वो दोनों इस कैट को भूल सकें। विक्रम के पास कोई सामान नहीं था, सिर्फ उसकी बड़ी आंखों में दर्द था और वो पुराने कपड़े जो उसके जिस्म पर ढीले लटक रहे थे, वो उसे ले जा रहे थे। अर्जुन समझ गया एक दर्दनाक सच्चाई के साथ कि उसके दोस्त को कोई अच्छे माता पिता गोद लेने नहीं आए थे, जैसा कि सविता देवी हर रविवार की प्रार्थना में वादा करती थी। वो उस बीच रहे थे जैसे वो आलू की बोरी हो या कोई जानवर जिसे किसी दूरदर्ज खेत या खानादान में मरने तक काम करना था। ट्रक का इंजन चालू हुआ, काला धुआं फेंकते हुए, और विक्रम पीछे की तरफ चढ़ गया बिना पीछे मुड़े। अर्जुन को लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसका गला दबा दिया हो। वो जानता था उस खौफनाक पल में कि अगर वो इस अनाथालय में रुका तो अगला नंबर उसका होगा। सविता देवी की नजर पहले ही उसकी मजबूत पीठ और मशीन सुधरने वाले हाथों पर थी। वो खिड़की से दूर हटा, उसका दिल पसलियों से टकरा रहा था, जैसे कोई जुंग का नगाड़ा बज रहा हो जो उसके बचपन के खत्म होने का ऐलान कर रहा था। वो नंगे पांव डॉर्मिटोरी के गलियारे में चला, जहां 40 बच्चे थूंस थूंस कर सो रहे थे और कमरे में गिली ऊन और पसीने की बदबू थी। अर्जुन ने अपने टूटे हुए पलंग के नीचे हाथ डाला और वो तेज धार वाला लोहे का टुकड़ा निकाला जो उसने हफ्तों पहले छुपाया था, एक ऐसे मौके के लिए जो कभी आता ही नहीं था। वो बाथरूम की खिड़की की तरफ गया, उस अंधेरे गलियारे के आखिरी छोर पर, जहां इस वक्त कोई पहरेदार नहीं होता था। सड़कें जुंखाई हुई थी, पहाड़ों की नमी ने उन्हें कमजोर कर दिया था, लेकिन वो अभी भी मजबूत थी। उसने लोहे के टुकड़े को लकड़ी की चौखाट और मेटल के बीच फंसाया और अपने पतले हाथों की सारी ताकत लगाकर धक्का दिया। लकड़ी चातक गई एक सूखी और खतरनाक आवाज के साथ जो सन्नाटे में गोली चलने जैसी लगी। अर्जुन जम गया, इंतजार करने लगा कि अभी गार्ड भागते हुए आएंगे, लेकिन उसने सिर्फ बाहर हवा की सिसकारी सुनी। उसने दोबारा जोर लगाया, आंखें बैंड करके। अचानक लोहा फिसल गया। तेज धार ने उसके बाएं हाथ की हथेली को काट दिया, गहरा और तेज। गरम खून तुरंत निकाल आया जुंग के साथ मिलते हुए, लेकिन अर्जुन चिल्लाया नहीं। उसने अपना होंठ काट लिया जब तक कि उस खून का स्वाद नहीं आया, और दाढ़ को नजरअंदाज करके दोबारा ताकत लगाई। आखिरकार एक सड़क टूट गई और नीचे झाड़ियों में गिर गई, जिसकी आवाज बारिश ने दबा दी। चेड़ चोता था मुश्किल से उसके कमजोर शरीर के निकलने लायक। अर्जुन किनारे पर चढ़ा, 3 मीटर नीचे देखा और अंधेरे में कूद गया, बिना दाढ़ के बारे में सोचे। वो कंतेदार झाड़ियों पर गिरा जिसने उसका चेहरा और पैर चीर दिए, लेकिन जमीन से टकराने की चोट को कम कर दिया। तकने में तेज दाढ़ उठा, लेकिन दाढ़ उससे ज्यादा मजबूत था। वो लंगड़ाता हुआ उठा, ये महसूस करते हुए कि कैसे ठंडा कीचड़ उसके पैरों की उंगलियों के बीच घुस रहा था। 1952 की वो बारिश हिमाचल की इन पहाड़ियों में बर्फ की सुइयों की तरह गिर रही थी। अर्जुन जंगल की तरफ भागा, अनाथालय की मरी हुई रोशनियों से दूर उस पतली और साफ हवा में सांस लेते हुए जो फेफड़ों को जला रही थी। उसके फाटे हुए जूते जो उसने रस्सियों से अपने गले में बांध रखे थे, उसके सीने से टकरा रहे थे। वो 100 मीटर आगे गया, फिर 200 उन बड़े पेड़ों के बीच चुपते हुए जो कोहरे में भूत जैसे लग रहे थे। तभी हवा उस आवाज को ले आई जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। वो इंसानी चीखें नहीं थी, वो शिकारी कुत्तों का भौंकना था जिन्होंने उसके ताजा खून की महक सूंघ ली थी। अनाथालय की सारी लाइटें एक साथ जाल गई थी उसके पीछे।
अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन पहाड़ी इलाके के अंधेरे में घुस गया, यह जानते हुए कि आज रात उसके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो आजादी में ठंड से मर जाए या कायद में घुलम बनकर जिए। किचड़ जो गाधा और जमाने वाला था, उसके पैरों को हर कदम पर निगलने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन रुका नहीं, हालांकि सांस की कमी से उसका सीना जल रहा था। कुत्तों की आवाजें पीछे रह गई थी, तूफान में कहीं खो गई थी, लेकिन अब उसका सामना एक ज्यादा खतरनाक दुश्मन से था, पहाड़ की जानलेवा ठंड। बारिश ने उसकी पतली कमीज को भिगो दिया था, जो खाल पर बर्फ की परत की तरह चिपक गई थी, और उसके दांत इतनी जोर से बज रहे थे कि जबड़ा दुखने लगा था। वो एक पल के लिए रुका, एक बड़े गीले पत्थर का सहारा लेकर, ताकि सांस ले सके। उसने अपने बाएं हाथ को देखा, खून मिट्टी के साथ मिलकर एक गंदी पपड़ी बन गया था, लेकिन घाव अभी भी फड़फाड़ रहा था दिल की धड़कन के साथ। अर्जुन जानता था कि वो रुक नहीं सकता। पहाड़ों में ठंड के साथ नींद जल्दी आती है, और जो गीले कपड़ों में सो गया वो सुबह मुर्दा मिलता है। उसने जबरदस्ती अपने पैरों को हिलाया, जो लकड़ी के तुत्तों जैसे भारी लग रहे थे, और बकरियों के एक पुराने रास्ते पर ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। वो घंटों चलता रहा, सिर्फ अपने बचे खुचे होश और डर के सहारे। जब सुबह की हल्की ग्रे रोशनी बादलों के बीच से आने लगी तो अर्जुन ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे चौंका दिया। नीचे एक तंग घाटी में एक भूला बिसरा गांव नजर आ रहा था। यह काली घाटी थी। अनाथालय के बूढ़े लोग इस जगह के बारे में दबी आवाज में बात करते थे। एक पुरानी अंग्रेजी माइनिंग सेटलमेंट जो 30 के दशक में अमीर थी, लेकिन जब जमीन से कीमती पत्थर निकालना बैंड हो गए तो लोग चले गए और सब कुछ वक्त और जुंग के हवाले कर दिया। अर्जुन फिसलती हुई ढलान से नीचे उतरा, ध्यान रखते हुए कि लूस पत्थरों पर उसका तखना ना मुड़ जाए। गांव का सन्नाटा बहुत गहरा था, तूफान के शोर से भी ज्यादा भारी। मिट्टी और पत्थर के बने घर जिनकी चटीन कभी लाल हुआ करती थी, अब बिना दरवाजे और खिड़कियों के खड़े थे। वो खाली खोपड़ियों जैसे लग रहे थे, जो अंधेरे आंखों से सुनसान रास्ते को देख रहे हो। जंगली घास ने रास्तों को तोड़ दिया था और दीवारों पर चढ़ गई थी। वो मुखिया चौरे पर पहुंचा डरते डरते। हवा बिना घंटी वाले चर्च के खोखले मीनार से गुजर रही थी, एक ऐसी मनहूस धुन बनाते हुए जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। अर्जुन को एक पनाह चाहिए थी, एक सूखी जगह जहां वो अपने कपड़े निचोड़ सके और अपने हाथ को देख सके। उसने पहले बड़े घर में घुसने की कोशिश की, जो शायद कभी कोई दुकान रही होगी। उसने दरवाजे की सधी हुई लकड़ी को धक्का दिया और वो उसके हाथ लगते ही टूट कर गिर गई, एक तेज आवाज के साथ जो पूरी घटी में गूंज गई। अंदर का हाल बुरा था। चैट काफी हद तक गिर चुकी थी और अंदर पानी और सड़न भरी थी। लकड़ी के फर्श में काले गड्ढे थे, मौत के जाल जो एक गलत कदम का इंतजार कर रहे थे। अर्जुन पीछे हटा, निराशा महसूस करते हुए। वो अनाथालय की दीवारों से तो भाग आया था, लेकिन अब इन खंडहरों में फंस गया था जहां कुदरत सविता देवी से भी ज्यादा जालिम थी। उसने दूसरे घर में कोशिश की, फिर तीसरे में, लेकिन हर जगह वही हाल था, नमी गिरी हुई चटीन और पुरानी लकड़ी की बदबू। लगभग हार मान चुका और ठंड से बुरी तरह कांपता हुआ उसने गांव के आखिरी छोर की तरफ चलने का फैसला किया, जहां झाड़ियां ज्यादा घनी थी। तभी जब वो एक टूटी हुई पत्थर की दीवार के किनारे से गुजार रहा था, उसने जमीन की बनावट में कुछ अजीब देखा। वहां मिट्टी का एक बड़ा टीला था, जो बिलों और सालों के कीचड़ से ढका हुआ था, लेकिन उसका आकार कुछ ज्यादा ही सीधा और साफ था, कुदरती नहीं लग रहा था। वो पांव घसीटते हुए पास गया और उस कीचड़ की परत के नीचे एक हल्की सी चमक दिखी। यह पत्थर नहीं था, न ही लकड़ी का टुकड़ा। अर्जुन घुटनों के बल कीचड़ में बैठ गया, दर्द को भूलकर, और अपना सही हाथ उस सतह पर फिराया। उसने चिकने मेटल की ठंडक महसूस की, जो पेंट किया हुआ और पॉलिश किया हुआ था। उसने नाखूनों से खुरचा काई और जमी हुई मिट्टी की परातीन हटाई, जब तक कि गहरा काला रंग उसकी आंखों के सामने नहीं आ गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह कोई शहतीर या माइनिंग की मशीन नहीं थी। यह एक मोटर गाड़ी की गोल और शानदार चैट थी, एक ऐसी गाड़ी जो इस गरीबी और बर्बादी की जगह पर होनी ही नहीं चाहिए थी, जो लगभग पूरी तरह दफन थी, जैसे पहाड़ ने किसी राज को छुपाने के लिए उसे निकाल लिया हो। अर्जुन के अंदर उत्सुकता जाग उठी, जो एक पल के लिए भूख और ठंड से भी ज्यादा तेज थी। उसके खाली पेट में कुछ हुलछुल हुई, जो उस बता रही थी कि वो काला मेटल वहां इत्तेफाक से नहीं था। अर्जुन उस कीचड़ में घुटनों के बल बैठ गया और उस ठंडे पानी की परवाह किए बिना जो उसकी पतलून को भिगो रहा था, उसने खुदाई शुरू कर दी।
उसकी हरकतों में एक पागलपन था जो सिर्फ जिंदा रहने की चाहत से आता है। उसके हाथ जो पहले ही भागने और ठंड की वजह से जख्मी थे, अब तेज कुडाली बन गए थे, जो काली मिट्टी, सख्त जड़ी और नुकील पाथारों को उखाड़ रहे थे ताकि ड्राइवर के दरवाजे तक पहुंच सके। भूख उसके पेट में मरोड़ उठा रही थी, तेज दाढ़ के साथ, जो उसे हर कुछ मिनट में झुकने पर मजबूर कर देता था। लेकिन एक सूखी जगह मिलने की उम्मीद उसे रुकने नहीं दे रही थी। गाड़ी का मेटल जो गंदगी की परत के नीचे काला और चमकदार था, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा हो, क्योंकि वो किचाड़ में सना हुआ था जबकि गाड़ी बेदाग थी। एक घंटा गुजार गया, या शायद दो, जबकि दिन की हल्की रोशनी धीरे धीरे काली घाटी पर फैलने लगी थी। अर्जुन हाँफ रहा था और उसके मुंह से निकालने वाली भाप सेफ्ट बादलों की तरह हवा में उड़ रही थी। उसका जख्मी हाथ, जो एक गंदे कपड़े में लिपटा हुआ था और अब ताजा खून से भीग चुका था, एक तेज और लगातार दाढ़ के साथ दुख रहा था, जैसे उसका अपना कोई गुस्सैल दिल हो। आखिरकार उसने इतनी मिट्टी हटा दी कि दरवाजे का हैंडल दिखाई देने लगा। वो भारी क्रोम का बना था, जिसे अमीर हाथों के लिए बनाया गया था, न कि एक अनाथ बच्चे की गंदी और कांपती हुई उंगलियों के लिए। लड़के ने हैंडल को पकड़ा, अपने नंगे पैर उस दबी हुई गाड़ी के ढांचे पर टिकाए ताकि जोर लगा सके, और अपनी बच्ची कुछ ताकत से खींचा। मैकेनिज्म जो बाहर से जुंग खाया हुआ था लेकिन अंदर से सील था, शुरू में लटका रहा, किसी पुराने हड्डी की तरह आवाज करते हुए। अर्जुन गुर्राया, अपने दांत बींचते हुए, यह महसूस करते हुए कि उसकी पीठ की मांसपेशियां टूटने वाली हैं। तभी एक धातवी आवाज के साथ, जो उस कब्रिस्तान जैसे माइनिंग गांव में गोली की तरह गूंजी, ताला खुल गया। दरवाजा एक लंबी और भारी आवाज के साथ खुला और हवा का एक झोंका बाहर आया, जिसने अर्जुन के चेहरे को छुआ। उस हवा में नामी या सदान की बदबू नहीं थी, ना ही उस भूतहा गांव की मौत की महक थी। उसमें पुराने चमड़े की पॉलिश की हुई लकड़ी की और एक ऐसी मीठी खुशबू थी जो उसे सूखे फूलों की याद दिला रही थी। यह फर्क इतना तेज था कि अर्जुन एक पल के लिए वही जम गया हकीकत और सपने के बीच झूलते हुए अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। गाड़ी के अंदर का नजारा वक्त की एक सुरक्षित तिजोरी जैसा था। सीट्स, जो हल्के क्रीम रंग के चमड़े से मड़ी हुई थी, बिल्कुल नई लग रही थी, बिना किसी दाग या फाफुंड के। डैशबोर्ड अखरोट की लकड़ी का बना था, चमकदार और साफ, जिस पर पतली सुइयों वाले घड़ियां लगे थे जो उस वक्त को दिखा रहे थे जो अब गुजर चुका था। अर्जुन ड्राइवर की सीट पर गिर गया और उस मटेरियल की नरमी ने उसे घेर लिया, उसके दुखों भरे शरीर को उस आराम से संभाला जो उसने सालों से महसूस नहीं किया था। उसने दरवाजे को पीछे से खींचकर बंद किया और बाहर की दुनिया का शोर, वो हवा, वो बारिश और वो डर एकदम गायब हो गया और उसकी जगह एक गहरे सुरक्षित सन्नाटे ने ले ली। उसकी आंखें, जो अनाथालय के फीके रंगों की आदी थी, हर चीज को हैरानी से देख रही थी। पीछे की सीट पर उसने देखा कि वहां एक उन्नी कंबाल रखा था, मोटा और गरम, जिसे बड़े करीने से तह किया गया था। उसके ऊपर कुछ खिलौने रखे थे जो सपनों की दुनिया से लग रहे थे। वहां हाथ से पेंट किए हुए शीशे के सिपाही थे, लकड़ी का बना एक हवाई जहाज था और मोती जिल्द वाली किताबें थी। अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाया, डरते हुए कि कहीं यह सब धुएं की तरह गायब ना हो जाए, और हाथी दांत से बाने स्टीयरिंग व्हील को छुआ। वो असली था, सब कुछ असली था। थकान से ज्यादा तेज उत्सुकता ने उस बगल वाली सीट के सामने वाला खाना, यानी ग्लव कंपार्टमेंट, खोलने पर मजबूर किया। छोटा सा दरवाजा आराम से नीचे गिरा और उसका राज बाहर आ गया। वहां कोई नक्शा या औजार नहीं थे। वहां एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी जो चांदी के फ्रेम में मड़ी हुई थी, जिसमें एक हंसता हुआ बच्चा किसी त्योहार के कपड़े पहने एक जर्मन शेफर्ड कुत्ते के गले में हाथ डाले खड़ा था। तस्वीर के नीचे यूसे एक मोटे कागज का लिफाफा मिला जो सालों बाद भी पीला पड़ गया था, लेकिन जिस पर लगी लाल मोहर अभी भी टूटी नहीं थी। अर्जुन ने वो लिफाफा उन हाथों से उठाया जो कांपना बैंड नहीं कर रहे थे। उसने मोहर को ध्यान से तोड़ा, उस महंगे कागज की खुरदुरी सतह को महसूस करते हुए, और अंदर से एक चिट्ठी निकाली जो बेहद सुंदर लिखावट में लिखी गई थी, जिसमें हर शब्द को बड़े प्यार से बनाया गया था। उसने कागज को उस थोड़ी सी रोशनी के पास किया जो किचाड़ लगी खिड़कियों से आ रही थी, और ऊपर लिखी तारीख पढ़ी। वहां लिखा था 15 अक्टूबर 1938। बच्चे को एक ऐसी थरथराहट महसूस हुई जिसका पहाड़ की ठंड से कोई लेना देना नहीं था।
यह चित्ती यहां इस अंधेर और सन्नाटे में 14 सालों से इंतजार कर रही थी। वो इंतजार कर रही थी सब्र के साथ, जबकि दुनिया बदल गई, जबकि उसके माता पिता मर गए, जबकि वो खुद अनाथालय में तड़प रहा था। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया, अपने होंठ धीरे धीरे हिलाते हुए, और हर शब्द ऐसा लग रहा था जैसे कोई रूह उसके कान में फुसफुसा रही हो, उसे एक ऐसी कहानी सुना रही हो जो उसकी किस्मत बदल देने वाली थी। चित्ती की शुरुआत एक ऐसे संबोधन से हुई जिसने उसके गले में गांठ बांध दी। उसमें लिखा था, उसके लिए जो मेरी आखिरी पनाह को ढूंढेगा। अर्जुन ने थूक निगला, ये महसूस करते हुए कि आंसू उसकी आंखों में चुभने लगे हैं, और वो सीट पर और अच्छे से जाम गया। सिद्धार्थ सिंघानिया की आवाज सुनने के लिए तैयार होकर वो बच्चा जो तस्वीर में था और जो अब माजी से उससे बात कर रहा था। अर्जुन ने उस पीले पड़ चुके कागज को संभाल कर पकड़ा, जैसे वो कोई सूखी हुई तितली हो जो चूने से बिखर सकती है। धुंधली रोशनी जो गंदे शीशे से आ रही थी, मुश्किल से उस फीकी शाही को चमका रही थी, लेकिन शब्द उसकी तरफ कूट कर आ रहे थे, एक ऐसी तकात के साथ जिसने उसके सीने पर वार किया। चिट्ठी में लिखा था, हमारे प्यारे बेटे सिद्धार्थ के लिए उसके 12वें जन्मदिन पर हम उम्मीद करते हैं कि ये गाड़ी तुम्हें उन सभी रोमांचक सफरों पर ले जाएगी जिनके तुम सपने देखते हो, इन पहाड़ों से दूर। तुम्हें ढेर सारा प्यार, पापा और मम्मी। 15 अक्टूबर 1938। बच्चे ने चिट्ठी को नीचे किया धीरे से और महसूस किया कि एक बड़ा सा गोला उसके गले में अटक गया है जो उसे सांस नहीं लेने दे रहा। यह ठंड नहीं थी, न ही भूख जो उसे अब घुटने पर मजबूर कर रही थी। यह उस सच्चाई का बोझ था जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया था। अर्जुन को एहसास हुआ उस कब्रिस्तान जैसे सन्नाटे में कि ऐसी दुनिया भी थी जहां बच्चों को प्यार किया जाता था, जहां माता पिता अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए ऐसी शानदार चीजें तोहफे में देते थे, न कि डरावने सपने। वो सिर्फ मार पीट की दुनिया जानता था, पतली दाल की दुनिया और दोस्तों को जानवरों की तरह बेचे जाने की दुनिया। आंसू निकालने लगे गरम और नमकीन जो उसके मिट्टी लगे गालों को जला रहे थे। अर्जुन उस हाथी दांत के स्टीयरिंग व्हील पर झुक गया और रो पड़ा। वो अपने माता पिता के लिए रोया जिन्हें वो मुश्किल से याद कर पाता था, बस कुछ धुंधली परछाइयों की तरह जो हड़से से पहले उसे प्यार करती थी। वो विक्रम के लिए रोया जो इस वक्त किसी अनजान नरक की तरफ जा रहा था। वो अनाथालय में बिताए उन 5 सालों के अकेलेपन के लिए रोया जहां उसने जिंदा रहने के लिए गायब होना सीख लिया था। रोने ने उसके पूरे शरीर को हिला दिया, उस दाढ़ को बाहर निकालते हुए जो उसने ताला लगाकर अपनी आत्मा के सबसे गहरे कोने में छुपा रखा था बहुत लंबे वक्त से। जब आंसू सूख गए और उसका चेहरा खिंचा हुआ और चिपचिपा हो गया, तो अर्जुन को अजीब सा हल्का महसूस हुआ, जैसे उसने पथारों से भरा एक बोरा उतार दिया हो जो वो पीठ पर धो रहा था। उसने अपने सही हाथ के पीछे से अपनी आंखें साफ की और अपने आसपास एक नई सफाई से देखा। यह गाड़ी सिर्फ एक भूला हुआ तोहफा नहीं थी, इसमें कुछ और भी था। उसका अंतर्ज्ञान जो जरूरत ने तेज कर दिया था, उस बता रहा था कि सिद्धार्थ सिंघानिया, वो तस्वीर वाला लड़का, इस खजाने को बिना किसी बड़े मकसद के यहां दफन करके नहीं गया होगा। उसने बाकी हिस्सों की तलाशी लेनी शुरू की तेज और सटीक हाथों से। पीछे की सीट के फर्श पर भूगोल और कहानियों की किताबों के ढेर के नीचे उसकी उंगलियां किसी सख्त और चौकोर चीज से टकराई। यह काले चमड़े की एक डायरी थी जो माता पिता की चिट्ठी से काफी नई लग रही थी। उसने उसे खोला और देखा कि लिखावट अलग थी, ज्यादा जल्दबाजी में, ज्यादा बेचैनी में लिखी गई थी। पहले पन्ने पर जो तारीख थी वो बस 3 महीने पुरानी थी। उसने पढ़ा धधकते दिल के साथ वो शब्द जो एक बड़े हो चुके सिद्धार्थ ने लिखे थे। लिखा था, मेरा वक्त खत्म हो रहा है, हुई टुई वो बीमारी जो मेरे माता पिता को ले गई अब मेरे लिए आ रही है। मैंने अपनी दौलत का इस्तेमाल गरीबों की मदद के लिए किया, लेकिन यह काफी नहीं है। यह पनाह उस खोए हुए बच्चे के लिए है जो इसे ढूंढेगा। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि जरूरत तुम्हें यहां लाई है। मैं तुम्हें सिर्फ एक चैट नहीं दे रहा, मैं तुम्हें तुम्हारी लड़ाई के लिए एक तलवार दे रहा हूं। साइड पैनल के पीछे देखो, डिक्की की तरफ। अर्जुन ने डायरी बैंड की और एक बिजली का झटका उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गया। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, किस्मत ने उसे यहां भेजा था। वो ड्राइवर की सीट से निकला और पीछे की तरफ चढ़ गया, अपने कटे हुए हाथ के दाढ़ को नजरअंदाज करते हुए। उसने सीट की पीठ को नीचे गिराया जो अंदर से ही डिक्की से जुड़ती थी,
और महंगे कपड़े से मड़ी हुई दीवारों को टटोलने लगा। उसकी उंगलियां, जो थान से सुन हो रही थी, सिलाई के ऊपर घूम रही थी, किसी उइभार, किसी बटन या किसी हैंडल को ढूंढते हुए। शुरू में उस कपड़े के नीचे सिर्फ सख्त लकड़ी महसूस हुई। निराशा उसके गले तक आने लगी। उसने गुस्से में पैनल पर मारा, एक बार, दो बार। तभी उसे एक खोखली आवाज सुनाई दी। उसने जोर से दबाया, अपने शरीर का वजन डालकर ठीक दाएं तरफ के पैनल के बीच में। एक तेज क्लिक की आवाज हुई, सूखी और मैकेनिकल। पैनल का एक हिस्सा नीचे खिसक गया और एक गहरा और अंधेरा खाना सामने आ गया। अर्जुन ने हाथ अंदर डाला कांपते हुए, और उसकी उंगलियां मोटे कागज और ठंडे मेटल से टकराई। उसने सामान बाहर निकाला और उसे उन्नी कंबल पर रख दिया। जो उसने देखा, उससे उसकी सांसें रुक गई। वहां नोटों की गड्डियां थी, बड़े नोट्स जो रबर बैंड से बंधे थे, जो अभी तक सड़े नहीं थे। वहां कानूनी कागजात थे, जिन पर दिल्ली की कचहरियों के सरकारी थप्पे लगे थे। और वहां जमीन, खादेन और बैंक खातों के मलकियत के कागज थे। लेकिन इन सब कागजी दौलत के बीच जो चीज सबसे ज्यादा चमक रही थी, वो एक छोटी सुनहरी चाबी थी और एक विजिटिंग कार्ड जिस पर एक पता लिखा था, एडवोकेट वर्मा, सिविल लाइंस, दिल्ली। अर्जुन ने उस खजाने को देखा। यह पैसा इतना था कि सविता देवी 10 जन्म तक बचे बेचकर भी नहीं कमा सकती थी। पहली बार तूफान और उस पहाड़ के अकेलेपन के बीच उस अनाथ बच्चे ने कुछ ऐसा महसूस किया जो दर से ज्यादा ताकतवर था। उसे लगा कि उसके पास चीजों को बदलने की ताकत आ गई है। उसे लगा कि जंग अभी शुरू हुई है। चमड़े की सुरक्षा और कंबाल की गर्माहट एक मीठा जाल थी जो उसे वही हमेशा के लिए रोकने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन जानता था उस कड़वी समझदारी के साथ जो भूख सिखाती है कि अगर वो गाड़ी में छुपा रहा तो देर सेवर उसकी ताकत खत्म हो जाएगी या कोई और उसे ढूंढ लेगा। उसे हिलना ही था। दरवाजा दोबारा खोलने का फैसला और पहाड़ की ठंडी हवा का सामना करना उसके अपने बचाव के इंस्टिंक्ट के खिलाफ एक जुंग जैसा था। बाहर निकालने से पहले वो ऐसे तैयार हुआ जैसे कोई सिपाही जुंग पर जा रहा हो। उसने चमड़े के बग में तलाशी ली जो डिक्की में रखा था, और उसे दूसरे जमाने के बच्चों के कपड़े मिले। वहां एक ग्रे रंग का उन्नी कोट था, भारी और मोटा, जिसमें से नफ्तलीन और बैंड अलमरियों की महक आ रही थी। उसने उसे अपने गंदे कपड़ों के ऊपर पहन लिया। वो कंधों पर थोड़ा ढीला था और आस्तीनें उसके उंगलियों के जोड़ तक आ रही थी, लेकिन गर्माहट तुरंत महसूस हुई। उसने कानूनी कागजात और नोटों की गड्डियों को एक मोमी कपड़े में लपेटा जो उसने डिक्की के अंदर से फाड़ा था। उसने उस पैकेज को अपने सीने से बांध लिया, स्किन से चिपकाकर, एक पुराने जूते के फीते का इस्तेमाल करके, ताकि वो खजाना हिले नहीं। वो बाहर निकला और ठंड ने उसे किसी हथौड़े की तरह चेहरे पर मारा। बारिश फिलहाल रुक गई थी, लेकिन आसमान अभी भी शीशे जैसा भारी था जो गिरने की धमकी दे रहा था। अर्जुन ने 10 कीमती और दर्दनाक मिनट लगाए गाड़ी की चैट को दोबारा तूते हुए, पेड़ों, कीचड़ और पत्थरों से ढकने में। वो किसी और को सिद्धार्थ की गुफा ढूंढने नहीं दे सकता था। जब उसने खत्म किया तो उसके हाथ सुन पड़ चुके थे और बाएं हथेली का घाव एक ऐसी जलन के साथ दुख रहा था जो दिल की धड़कन के साथ तेज होती थी, लेकिन राज सुरक्षित था। वो मुखिया सड़क की तरफ नीचे उतरा, हमेशा झाड़ियों के बीच चुपकर, ताकि कोई गाड़ी उसे देख न ले। उबद खाबद जमीन पर चलने से उसके पैर कांप रहे थे। हर कदम गुरुत्वाकर्षण और थकान के खिलाफ एक लड़ाई थी। 2 घंटे नीचे उतरने के बाद उसने एक डीजल इंजन की गराज सुनी जो चढ़ाई पर ऊपर आ रहा था। वो गंदे पानी से भरे एक गड्ढे में कूद गया, अपनी सांस रोक कर, जबकि उसका दिल उसके सीने में बंधे कागजों से टकरा रहा था। यह अनाथालय की गाड़ी नहीं थी। यह एक माल धोने वाला ट्रक था, पुराना और बिना रंग का, जो आलू की बोरियां लेकर राजधानी यानी दिल्ली की तरफ जा रहा था। अर्जुन ने अपना मौका देखा। जब गाड़ी ने एक तीखे मोड़ पर जो गड्ढों से भरा था अपनी रफ्तार कम की, तो बच्चा अपने छुपने की जगह से निकला। वो अपनी बची कुची ताकत से दौड़ा, अपने तखने के तेज दर्द को भूलकर, और पीछे की लकड़ी की ग्रिल को पकड़ लिया। उसने एक गुर्राहट के साथ खुद को ऊपर खींचा, अपने पेट को जुंग लगे लोहे से चिलते हुए, और आलू के बोरियों पर गिर गया जिनमें से गीली मिट्टी और खेत की महक आ रही थी। ट्रक ने स्पीड बढ़ाई और पीछे की तरफ हवा एक चाकू बन गई जो खाल को काट रही थी, लेकिन अर्जुन बोरियों के बीच घुस गया थोड़ी सी गर्माहट ढूंढने के लिए। सफर घंटों तक चलता रहा। लगातार हिचकोलों ने उसकी हड्डियां हिला दी थी और सड़क की धूल उसकी आंखों में, नाक में और गले में घुस गई थी, जिसने उसके फाइन कोट को ग्रे मेल की एक परत से ढक दिया था। शाम होते होते नजारा बदल गया।
हरे भरे और सुनसान पहाड़ पीछे छूट गए और उनकी जगह अधबानी ईंटों की इमारतों ने काला धुआं फेंकने वाली फैक्ट्रियों ने और भागती हुई भीड़ ने ले ली। वो दिल्ली पहुंच गए थे। 1952 का दिल्ली शहर शोर और परचैयों का एक दानव था। अर्जुन ट्रक से तब कूदा जब वो एक सिग्नल पर रुका इंडस्ट्रियल इलाके के एंट्रेंस पर और उसके पैर राजधानी के सख्त सड़क पर टिके। यूस खुद पर बहुत छोटा होने का एहसास हुआ। ऊंची इमारतें आसमान को छुपा रही थी और तांगों और पुरानी बुसों का शोर यूस बहरा कर रहा था। लोग उसके पास से बिना देखे गुजार रहे थे। आदमी जो काले सूट और टोपी पहने थे, औरतें जो लंबे कोट या शॉल में थी, सब उस शहर की लगातार गिरने वाली फुहार में जल्दी में थे। अर्जुन ने उस बुंडे को अपने सीने से दबाया, यह पक्का करने के लिए कि कागज वही थे और सड़क के नाम पढ़ने लगा। यूज सिविल लाइंस ढूंढना था। उसने अखबार बेचने वाले एक बूढ़े आदमी से पूछा जिसका चेहरा धूप से जाला हुआ था। उस आदमी ने शाख की नजर से उत्तर दिशा की तरफ इशारा किया, अर्जुन के फटे जूते और गंदे कोट को देखते हुए। बच्चा आगे बढ़ा, एक के बाद एक गाली पार करते हुए, यह महसूस करते हुए कि कैसे राहगीरों की नजरें उस पर गड़ रही थी। वो वैसा ही दिख रहा था जैसा वो था, एक भिखारी, एक भगोदा, एक सड़क का बच्चा। लेकिन उस गंदे कपड़े के नीचे वो एक साम्राज्य की चाबी लेकर घूम रहा था। आखिरकार उससे वो इमारत मिल गई। ये सेफ्ट पत्थर की एक शानदार कोठी थी जिसमें लोहे के बड़े दरवाजे और खिड़कियां थी। नंबर वकील के कार्ड से मिल खा रहा था। अर्जुन एंट्रेंस के सामने रुका, पहली बार हिचकिचाते हुए। क्या वकील उसे भगा देगा? क्या वो पुलिस को बुला लेगा? तभी एक सिरीन की आवाज ने हवा को चीर दिया। पुलिस की एक जीप मोड़ पर घूमी जिसकी घूमती हुई लाल बत्ती इमारतों की दीवारों पर खून जैसे धब्बे बना रही थी। सिपाहियों ने गाड़ी धीमी की सड़क के किनारों को घूरते हुए वो किसी को ढूंढ रहे थे, शायद उसे या शायद किसी और बदकिस्मत को। डर ने उसकी नसों में बिजली भर दी। अर्जुन और इंतजार नहीं कर सकता था। वो इमारत के दरवाजे की तरफ लपका और पीतल की घंटी को अपने सही हाथ से बजाया, उस भगवान से दुआ करते हुए जिसमें वो मुश्किल से यकीन करता था कि कोई दरवाजा खोल दे इससे पहले कि जीप उस तक पहुंचे। जीप की लाल रोशनी ने पत्थर की दीवार को छुआ, बारिश की बूंदों को ऐसे चमकाया जैसे वो आग की चिंगारियां हों। अर्जुन दरवाजे की काली लकड़ी से चिपक गया, सांस रोक कर, जबकि पुलिस की गाड़ी सड़क से धीरे से गुजरी जिसका इंजन किसी शिकारी जानवर की तरह गुर्रा रहा था। सिपाही अंधेरे में देख रहे थे, शाकी चेहरों को ढूंढते हुए, लेकिन घनी बारिश ने बच्चे को एक सेकंड के लिए गायब कर दिया था। घंटी बजना बैंड हो गई और एक जानलेवा सन्नाटा छा गया। इससे पहले कि अंदर से कुंडी घूमने की आवाज आई, एक के बाद एक भारी और धातवी आवाज जो उसके कानों में गूंज गई। दरवाजा बस कुछ इंच खुला जिसे अंदर से सुरक्षा जंजीर ने रोक रखा था। एक आंख जो मोटे चश्मे के पीछे थी ने उसे पूरे शाक के साथ देखा। ये एक बुजुर्ग महिला थी जिसके बाल सख्ती से बंधे हुए थे। उसने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा, उसके जूतों पर लगा कीचड़, उसका बड़ा कोट और उसके चेहरे की गंदगी। उसने तुरंत दरवाजा बैंड करने की कोशिश की, कुछ बड़बड़ाते हुए कि इस वक्त वो भिखारियों को कुछ नहीं देती, लेकिन अर्जुन ने किसी फांसे हुए जानवर की तरह रिएक्ट किया। उसने अपना दाया पैर, जिसका जूता टूटा हुआ था, दरवाजे के बीच में फंसा दिया, यूज बैंड होने से रोकने के लिए। तखने में तेज दाढ़ हुआ, लेकिन वो हिला नहीं। अर्जुन ने फुसफुसाया एक ऐसी आवाज में जो ठंड से फाती हुई थी कि यूज पैसे नहीं चाहिए। उसने कहा कि वो सिद्धार्थ सिंघानिया की तरफ से आया है। वो नाम एक अजीब जादू की तरह काम कर गया। औरत जाम गई और उसका चेहरा गुस्से से हैरानी में बदल गया। सुरक्षा जंजीर को कांपते हाथों से हटाया गया और दरवाजा पूरा खुल गया। गर्माहट और फर्श की पॉलिश की खुशबू बाहर आई जिसने अर्जुन के चेहरे को छुआ। बच्चा अंदर आया, लाल कलीन पर काले कीचड़ के निशान छोड़ते हुए। सेक्रेटरी पीछे हती अपने मुंह पर हाथ रखकर, और उसने गलियारे के आखिरी छोर पर ओक लकड़ी के डबल दरवाजे की तरफ इशारा किया। उस कमरे से एक लंबा आदमी निकला जो एक बेहतरीन ग्रे सूट और बटन वाले वेस्टकोट में था। उसकी सेफ दाढ़ी थी जो फौजी तरीके से कटी हुई थी, और आंखें ऐसी थी जिन्होंने बहुत सारे झूठ पढ़े थे। ये एडवोकेट वेरमा थे। वकील ने उस गंदे बच्चे को देखा जो उनके फर्श पर पानी टपका रहा था, और फिर अपनी सेक्रेटरी को देखा जवाब मांगते हुए। अर्जुन ने उनके निकाले जाने का इंतजार नहीं किया। सुन्न और अनरी उंगलियों से उसने उस डोरी को खोलना शुरू किया जो पैकेज को उसके सीने से चिपकाए हुए थी। गांठ गीली और टाइट थी
और उसका जख्मी हाथ दो बार फिसल गया। निराशा उसके गले तक आ गई, तेजाब की तरह जलाते हुए। वर्मा ने एक कदम आगे बढ़ाया बेचैनी से, लेकिन वो रुक गए जब अर्जुन ने आखिरकार मोमी कपड़े को फाड़ दिया। कागजात एक नीची मेज पर गिरे। नोटों की गद्दियां, जमीन के कागज और वो पीली पड़ चुकी चिट्ठी जिस पर 1938 की तारीख थी, बिजली की रोशनी में चमकने लगे। वर्मा धीरे से आगे बढ़े और चिट्ठी उठाई। उनकी आंखों ने लिखावट को पढ़ा और अर्जुन ने देखा कि कैसे वकील की सख्ती टूट गई। वो आदमी चमड़े के सोफे पर ऐसे गिर गया जैसे किसी ने उनकी टांगें काट दी हों और फुसफुसाया कि वो 14 सालों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अर्जुन को देखा, अब एक भिखारी की तरह नहीं, बल्कि एक भूत की तरह जो कब्र से वापस आया था। उन्होंने उसका नाम पूछा, एक नरम आवाज में जो उनके सख्त चेहरे से मेल नहीं खा रही थी। अर्जुन ने जवाब दिया, उस चक्कर के बावजूद खड़ा रहने की कोशिश करते हुए जो कमरे की अचानक गर्माहट से आ रहा था। उसने कहा कि उसका नाम अर्जुन है और वो सरकारी अनाथालय से आया है। अनाथालय का नाम सुनते ही वकील फिर से तनाव में आ गए। वर्मा उठे, खिड़की की तरफ गए और भारी पर्दे खींच दिए, सड़क का नजारा बैंड करते हुए। वो बच्चे की तरफ मुड़े और उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने कहा कि उसका आना एक चमत्कार है, लेकिन एक मौत का पैगाम भी। उन्होंने समझाया तेज और घबराए हुए शब्दों में कि वार्डन सविता देवी सिर्फ एक अनाथालय चलाने वाली जालिम औरत नहीं थी। वर्मा ने खुलासा किया कि सविता के साथ ही राजधानी में बैठे ताकतवर नेता और पुलिस वाले थे जो बच्चों की तस्करी से पैसा कमाते थे। और सबसे बुरी बात यह नहीं थी, वकील ने माना कि आज सुबह ही उन्हें कोर्ट में एक खबारी का फोन आया था। सविता दिल्ली में थी। वो कुछ घंटे पहले ही आई थी, गुस्से और पागलपन में। बच्चे के हुलिये की जानकारी और एक झूठा गिरफ्तारी वारंट लेकर एक ऐसे भगोड़े बच्चे को ढूंढने जिसने सरकारी संपत्ति चुराई थी। वो जानती थी कि अर्जुन शहर में है और आधी पुलिस उस ढूंढ रही थी, गिरफ्तार करने के लिए नहीं, बल्कि उस चुप कराने के लिए, इससे पहले कि वो किसी बड़े आदमी से बात कर सके। अर्जुन को लगा कि ऑफिस की गर्माहट बर्फ में बदल गई है। वो सैकड़ों किलोमीटर भागकर आया था, सिर्फ शेर के मुंह में घुसने के लिए। वकील वर्मा ने रोने धोने में वक्त बर्बाद नहीं किया। वो ऑफिस की उत्तर दिशा वाली दीवार की तरफ गए, जहां काली लकड़ी की एक बड़ी लाइब्रेरी चैट तक बनी हुई थी, जो कानूनी किताबों और पुराने इंसाइक्लोपीडिया से भरी थी, जिनमें से पुरानी धूल की महक आ रही थी। अर्जुन उन्हें देख रहा था, डर से जमकर इंतजार कर रहा था कि किसी भी पल पुलिस दरवाजा तोड़ देगी। वकील ने दो मोटी इतिहास की किताबों के बीच एक झूठी जिल्द को दबाया और एक हल्की सी क्लिक सुनाई दी, जिसके बाद उन कब्जों के घूमने की आवाज आई जो सालों से इस्तेमाल नहीं हुए थे। पूरी अलमारी अंदर की तरफ घूम गई और एक तंग बिना खिड़की वाला कमरा सामने आया, जिसमें सिर्फ एक नांगी लटकती हुई बुल्ब की रोशनी थी। अर्जुन उस छुपे हुए तहखाने में दाखिल हुआ और महसूस किया कि हवा वहां रुकी हुई और भारी थी, जैसे वक्त वहां भी थम गया हो। वर्मा ने उनके पीछे वो नकली रास्ता बैंड कर दिया और तालों के बैंड होने की आवाज उसकी कैद का आखिरी सबूत थी। अगले 3 दिन तक वो छुपा हुआ कमरा बचे कि पूरी दुनिया बन गया। वहां एक फौजी पलंग था, एक छोटी मेज थी जो बिखरे हुए फैलों से भरी थी, और एक शॉर्टवेव रेडियो था जो लगातार अजीब आवाजों और दूर की खबरों के साथ गुनगुना रहा था। वकील उसके लिए खाना और साफ कपड़े लाते, लेकिन बात बहुत कम करते थे। वो घंटों तक उन कागजों की जांच करते रहते जो अर्जुन गाड़ी से लाया था, हर दस्तखत, हर मोहर और सिद्धार्थ सिंघानिया की वसीयत के हर पैसे को वेरीफाई करते हुए। लेकिन अर्जुन का अकेलापन तीसरी रात को टूटा। लाइब्रेरी दोबारा घूमी और इस बार वो बूढ़ा वकील अंदर नहीं आया। एक नौजवान लड़की अंदर आई, जिसकी उम्र करीब 20 साल होगी, जिसके बाल बेतरतीब कटे हुए थे और एक पतला सा निशान उसकी दाई आंख के ऊपर से गुजार रहा था। उसने अपना नाम मीरा बताया। उसने ना हाथ मिलाया ना ही मुस्कुराई। वो बस मेज के दूसरी तरफ बैठ गई और एक छोटी काली पिस्टल लकड़ी की मेज पर रख दी। मीरा ने समझाया एक ऐसी आवाज में जो रेगमाल और राख जैसी खुरदुरी थी कि वो भी कभी सरकारी अनाथालय की बची थी। वो 5 साल पहले भागी थी, लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि उसे खजाने से भरी गाड़ी मिलती। उस दिल्ली की सड़कों पर जिंदा रहने के लिए चोरी करनी पड़ी थी और छुपना पड़ा था जब तक कि उसने अपनी नफरत को अपनी ताकत नहीं बना लिया। अब वो एक खबारी का काम करती थी, उन जगहों में घुसकर जहां शरीफ लोग देखने की हिम्मत भी नहीं करते थे।
मीरा ने एक ग्रे रंग की फाइल खोली जो वो बाजू में दबाए हुए थी और कई तस्वीरें मेज पर फैला दी। अर्जुन को लगा जैसे उसका पेट किसी ने निचोड़ दिया हो। वो तस्वीरें दूर से ली गई थी, धुंधली और दानेदार, लेकिन साफ समझ आ रही थी। उनमें माल धोने वाले ट्रक थे, नेपाल बॉर्डर के पास गहरे जंगलों में नाड़ी के घात थे और बच्चों की कतरें थी जिनके पैरों में जंजीरें बंधी थी। यह सिर्फ एक भ्रष्ट अनाथालय नहीं था, यह इंसानी मांस की एक फैक्ट्री थी। लड़की ने एक हिसाब की किताब की तरफ इशारा किया जो उसने सविता देवी के किसी छोटे ऑफिस से चुराई थी। पन्ने नामों, तारीखों और डॉलरों के बजाय रुपयों के हिसाब से भरे थे। अर्जुन ने ऊपर लिखा हुआ पढ़ा कांपते हुए। ट्रांसपोर्ट का खर्चा, बॉर्डर पुलिस की रिश्वत, बिक्री की कीमत। बच्चों के वहां नाम नहीं थे, सिर्फ इन्वेंटरी कोड के थे। मीरा ने अपनी उंगली, जिसके नाखून मांस तक कुत्ते हुए थे, आखिरी पन्ने की एक ताजा लाइन पर रखी। अर्जुन आगे झुका, पीली बुल्ब की रोशनी में आंखें गड़ाते हुए। वहां लिखा था कोड T45, हुलिया लड़का 10 साल, तंदुरुस्त, शांत। मंजिल तिराए के जंगल, नेपाल बॉर्डर के पास इलीगल खदान। भेजने की तारीख 15 नवंबर। असली नाम पेंसिल से लिखा था जो मुश्किल से दिख रहा था राइट साइड में। वहां लिखा था विक्रम। अर्जुन के फेफड़ों से हवा निकाल गई। उसने दीवार पर लटके कैलेंडर में तारीख देखी। आज 13 नवंबर थी। सिर्फ 48 घंटे बचे थे। मीरा ने उसके सबसे बुरे डर को सच साबित कर दिया। उसने बताया कि सविता का नया कॉन्ट्रैक्ट है तिराए के जंगलों में छुपी सोने और तंबे की इलीगल खदानों के साथ। उन्हें छोटे शेरिड चाहिए थे जो उन तंग सुरंगों में घुस सकें जहां बड़े आदमी नहीं फिट होते। विक्रम गोद नहीं लिया जा रहा था, उसे जिंदा दफनाया जा रहा था, जहां वो तब तक काम करेगा जब तक उसके फेफड़े या मिट्टी ढेर ना हो जाए। अर्जुन को एक ऐसी गर्माहट महसूस हुई जो उसके पैरों से सिर तक चढ़ गई। अब यह डर नहीं था, यह एक सेफ और शुद्ध गुस्सा था। उसने पूछा मजबूत आवाज में कि बच्चे अभी कहाँ हैं। मीरा ने जवाब दिया कि उन्हें आज शाम ही अनाथालय से हटाया गया है। वो दिल्ली के बाहर ओखला के सुनसान इंडस्ट्रियल इलाके में एक पुराने गोडाउन में हैं, रात के ट्रांसपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें दक्षिण की तरफ ले जाएगा। लेकिन एक बड़ी मुसीबत थी। गोडाउन की निगरानी वो आदमी कर रहे थे जो फौजी राइफल लेकर घूमते थे, भादे के गुंडे जो इलीगल माइनिंग के गंदे पैसों से पले हुए थे। वहां घुसना खुदकुशी थी और कुछ ना करना विक्रम के लिए मौत की सजा थी। अर्जुन ने अपनी वसीयत के कागजों को देखा जो मेज के कोने में पड़े थे और जान गया कि पैसा बेकार है अगर वो तिजोरी में ही रखा रहे। लाइब्रेरी का नकली दरवाजा एक बार फिर खुला और उस कमरे के भारी सन्नाटे को तोड़ दिया जो पिछले एक घंटे से जमा हुआ था। वकील वर्मा अंदर आए, हाथ में एक ट्रे लिए जिसमें काली चाय और ताजा ब्रेड थी, लेकिन उनका चेहरा एक साधारण रात के खाने से कहीं ज्यादा भारी बोझ उठाए हुए था। उन्होंने ट्रे को मेज पर रखा, बच्चों की वो खौफनाक तस्वीरें हटाते हुए, और अपने कोट की अंदर वाली जेब से एक काली मुहर वाला लिफाफा निकाला। यह पहले वाले से अलग था। इस लिफाफे में 30 के दशक की पुरानी शान नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान की जल्दबाजी थी जो जानता है कि मौत उसका पीछा कर रही है। वकील अर्जुन के सामने बैठ गए, अपनी लंबी उंगलियों को लकड़ी पर जोड़ते हुए। उन्होंने कहा भारी आवाज में कि सिद्धार्थ सिंघानिया ने यह चिट्ठी मरने से 3 दिन पहले लिखी थी, जब उनका दिल धड़कने की ताकत खो रहा था। उन्होंने समझाया कि सिद्धार्थ जानते थे कि उनकी दौलत एक तोहफा है, लेकिन एक भयानक बोझ भी। लिफाफे को देने से पहले वर्मा ने एक और चीज मेज पर रखी। यह एक नया पासपोर्ट था जिस पर अर्जुन की फोटो चिपकी थी और एक हवाई जहाज का टिकट था जो लंदन के लिए था। अर्जुन ने कागजों को देखा। पासपोर्ट पर नाम उसका नहीं था, उस पर लिखा था रोहन खन्ना। टिकट की तारीख कल सुबह की थी। वर्मा ने उसे प्यार से बात की जैसे कोई दादा अपने पोते से करता है। उन्होंने कहा कि यह पहला रास्ता है। वो ये प्लेन पकड़ सकता है, एक ऐसे देश में उतर सकता है जहां कोई उसका चेहरा नहीं पहचानता, एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में जा सकता है और वो जिंदगी जी सकता है जो उसके माता पिता उसके लिए चाहते थे। सविता देवी यूस वहां कभी नहीं ढूंढ पाएगी। वो हिमाचल की ठंड भूल सकता है, अनाथालय भूल सकता है और बस एक नॉर्मल बच्चा बन सकता है। लालच ने अर्जुन को किसी मुक्के की तरह मारा। उसने पासपोर्ट देखा, वो साफ, सुरक्षित और उम्मीद से भरा लग रहा था। उसने सपना देखा, नरम बिस्तर पर सोने का, बिना गार्ड के दार के 3 वक्त का खाना खाने का, गरीबी से दूर बड़े होने का।
उसका सही हाथ अपने आप उस आजादी के टिकट की तरफ बढ़ा। उसकी उंगलियों ने चिकने कागज को छुआ, एक मुमकिन जिंदगी को महसूस करते हुए, एक बिना दाढ़ की जिंदगी। लेकिन तभी उसकी नजर फिसल गई, बस कुछ इंच दूर उस धुंधली तस्वीर पर जो मीरा ने मेज पर छोड़ी थी। वहां विक्रम के नसीब का सबूत था। ट्रक की धुंधली तस्वीर जुंगलों की भूखी खाई, और यह यकीन कि उसका दोस्त वही खौफनाक हवा सांस में ले रहा है जो वो पीछे छोड़ाया था। अर्जुन ने हाथ पासपोर्ट से ऐसे खींच लिया जैसे कागज डाल रहा हो। विक्रम का वो यादगार पल जब उसने बुखार में तपते अर्जुन के साथ अपना आधा सूखा ब्रेड बांधा था, उसके मुंह में कड़वा स्वाद भर गया। अगर वो लंदन चला गया तो विक्रम किसी इलीगल खदान में मर जाएगा। यह एक सीधी और क्रूर सच्चाई थी। अर्जुन ने सिद्धार्थ का काला लिफाफा उठाया और उसे झटके से खोला। अंदर की लिखावट कांपती हुई थी, एक मरते हुए आदमी के हाथों से लिखी गई। उसने खामोशी में पढ़ा। चिट्ठी में लिखा था, मेरे अनजान वारिस, अगर तुम्हारे हाथ में यह चिट्ठी है तो इसका मतलब है वकील ने तुम्हें आसान रास्ता दिखाया है। मैं तुम्हें गलत नहीं समझूंगा अगर तुम वो रास्ता चुनते हो। जिंदगी तुम्हारे साथ बहुत सख्त रही है और तुम शांति के हकदार हो, लेकिन अगर तुम रुकने का फैसला करते हो, अगर तुम मेरे पैसे का इस्तेमाल भागने के लिए नहीं बल्कि लाड़ने के लिए करते हो, तो जान लो कि वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। लिखावट आगे कह रही थी, खतरों से सावधान करते हुए। उसने लिखा था कि बुराई वकीलों के आगे नहीं झुकती, नहीं साइन किए हुए कागजों के आगे। बुराई सिर्फ एक बड़ी ताकत के आगे पीछे हटती है। उसने लिखा था कि वो सिद्धार्थ इस पछतावे के साथ मारा कि उसने ज्यादा कुछ नहीं किया, कि वो इतना बीमार था कि अपने कमरे से निकलकर उन राक्षसों का सामना नहीं कर सका जो देश के गरीब बच्चों को खा रहे थे। आखिर में एक लाइन थी जो अर्जुन की आत्मा में गट गई। लिखा था, वो आजादी बेकार है जो बांधी ना जा सके। अर्जुन ने नजर उठाई। मीरा उसे कोने से देख रही थी, अपनी पिस्टल को एक तेल लगे कपड़े से साफ करते हुए। उसने कुछ नहीं कहा, कोई दबाव नहीं डाला, लेकिन उसकी आंखों में एक खामोश सवाल था। वर्मा सांस रोककर इंतजार कर रहे थे। बच्चे ने पासपोर्ट और हवाई जहाज का टिकट वकील की तरफ धक्का दिया, उन्हें मेज पर फिसलाते हुए, जब तक कि वो जमीन पर नहीं गिर गए। उसने कहा एक ऐसी आवाज में जो अब 11 साल के बच्चे की नहीं लग रही थी, कि वो कहीं नहीं जा रहा। उसने कहा कि विक्रम के पास पासपोर्ट नहीं है और यूस भी इसकी जरूरत नहीं है। वर्मा ने एक पल के लिए आंखें बैंड की और अर्जुन ने उनके थके हुए चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देखी, उदास लेकिन गर्व से भरी हुई। वकील नीचे झुके, उन्होंने यात्रा के कागज उठाए और उन्हें 4 बराबर टुकड़ों में फाड़ दिया। फिर वो उठे और पीछे की दीवार पर लगे एक पहाड़ी नजारे वाले पेंटिंग की तरफ गए। उन्होंने उसे हटाया और वहां कंक्रीट में लगी एक स्टील की तिजोरी दिखाई दी। वर्मा ने दियल घुमाना शुरू किया, बाएं दाएं बाएं। उन्होंने अर्जुन से कहा कि उसने मुश्किल रास्ता चुना है, वो फैसला जिसका सिद्धार्थ इंतजार कर रहा था, लेकिन जिससे वो डरता भी था। स्टील का दरवाजा एक भारी आवाज के साथ खुला। अंदर और पैसा नहीं था, वहां नक्शे थे, दिल्ली के सिवेरेज सिस्टम के चोरी छुपे रास्तों के और पुरानी इमारतों के बारीक नक्शे। वर्मा ने एक नीले रंग का कागज का रोल निकाला, बाड़ा और पुराना और यूसे मेज पर फैला दिया, उन जुर्म की तस्वीरों को ढकते हुए। ये उस गोडाउन का असली नक्शा था जहां बच्चों को रखा गया था। वकील ने एक लाल लाइन की तरफ इशारा किया जो गोडाउन की जमीन के नीचे से गुजर रही थी। उन्होंने कहा कि यह उनका एक लौता फायदा है। अंग्रेजों के जमाने का एक पुराना नाला जिसे नया शहर भूल चुका है, जो सीधा सविता के उस किले के दिल तक जाता है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें विक्रम को बचाना है तो उन्हें जमीन की आंतों से होकर जाना होगा इसी रात। गुप्त लाइब्रेरी का कमरा जल्दी ही सिगरेट के धुएं और दबी हुई आवाजों से भर गया जो जिंदगी और मौत के बारे में बहस कर रही थी। वकील वर्मा ने 3 जरूरी फोन कॉल्स किए थे, अजीब कोडवर्ड्स का इस्तेमाल करके जो अर्जुन की समझ से बाहर थे। एक घंटे बाद अलमारी का नकली दरवाजा फिर घूमा, उस लोहे की आवाज के साथ जो अब बच्चे के लिए जानी पहचानी थी। 2 आदमी अंदर आए जिनके चेहरे पुराने जख्मों के नक्शे जैसे लग रहे थे। एक पुराना खुदाई करने वाला मजदूर था जिसे सब खान चचा कहते थे, जो पहाड़ों की सबसे सख्त चट्टान में सुरंग बनाने का माहिर था। दूसरा एक नौजवान डॉक्टर बासु था जिसके हाथ शाही से रेंज थे और आंखें धागा से लाल थी। मीरा ने लकड़ी की मेज पर एक नया नक्शा खोला जो उसने पिछले 6 घंटों की खतरनाक जासूसी के बाद खुद बनाया था। उसने लाल निशानों की तरफ उंगली रखी
जो उखला के उस गोडाउन के चारों तरफ लगाए गए थे। उसने कहा, एक ऐसी ठंडक के साथ जिसने खून जमा दिया कि हालात सोची गई मुसीबत से कहीं ज्यादा बुरे हैं। उनका सामना मामूली चौकीदारों से नहीं था जिनके पास लाठी और पुरानी टॉर्च होती थी। उनका सामना उन भाड़े के गुंडों से था जो फौजी राइफलें लेकर घूमते थे। वो लोग जो बॉर्डर के इलाकों में हिंसा करके यहां आए थे। खान चाचा ने दांतों के बीच से सीटी बजाई जब उन्होंने नक्शे पर मशीन गन की जगह देखी। उन्होंने कहा कि यह बादशाह का गोडाउन नहीं बल्कि फौजी किला है। उन्होंने कहा कि अगर वो तकात से घुसने की कोशिश करेंगे अपनी छोटी पिस्तौलों के साथ, तो वो पहले लोहे के दरवाजे पर ही मारे जाएंगे। अर्जुन अपने कोने से सब सुन रहा था, यह महसूस करते हुए कि दर उसके पैरों में बर्फ के पानी की तरह चढ़ रहा है, लेकिन वो किसी मूर्ति की तरह शांत बैठा रहा। वो अपने अनुभव से जानता था कि डर का कोई फायदा नहीं अगर वो तुरंत एक्शन में न बढ़ ले। वर्मा ने मुट्ठी बैंड करके मेज पर मारा, जिससे कागज और चाय के कप हिल गए। उन्होंने पूछा फटी हुई आवाज में कि क्या उस लोहे और आग की दीवार में कोई कमजोरी है, कोई अंधा मोड़ है? मीरा ने धीरे से ना में सिर हिलाया। उसने कहा कि गुंडे सारे दिखने वाले दरवाजों को कवर कर रहे हैं और उनके पास शिकारी कुत्ते हैं जो हर 15 मिनट में चक्कर लगाते हैं। अंदर जाने का एक ही तरीका था, बिना गोलीबारी शुरू किए जो बच्चों को खतरे में डाल दे। किसी को अंदर से पीछे का माल धोने वाला दरवाजा खोलना होगा ताकि बचाव टीम तेजी से और बिल्कुल खामोशी से अंदर घुस सके। सब चुप हो गए उस नीले पुराने नक्शे को देखते हुए जिसकी सेफ्ट लाइंस किसी मरी हुई नसों जैसी लग रही थी। अंग्रेजों के जमाने का गंदा नाला जिसकी तरफ वर्मा ने पहले उम्मीद से इशारा किया था, वो गोडाउन के बॉयलर रूम के अंदर एक पतली जाली पर खत्म होता था। खान चाचा ने अपनी मोटी और गत्थी हुई उंगलियों से उस नाले की चौड़ाई नापी और फिर से सिर हिला दिया। उन्होंने कहा कि एक बड़ा आदमी जिसके कंधे चौड़े हों पहले 5 मीटर में ही फंस जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई चौथा फुर्तीला और इतना पागल चाहिए जो 300 मीटर तक अंधेरे कीचड़ और चूहों के बीच रेंग सके। अर्जुन लाइब्रेरी के अंधेरे कोने से एक कदम आगे आया। उसने कहा एक ऐसी आवाज में जिसे उसने कांपने से रोका कि वो उस पाइपे में फिट हो जाएगा। उसने कहा कि उसने अनाथालय में चिमनी साफ की है और वो जानता है कि कैसे उन जगहों में चलना है जहां हवा कम होती है और दीवारें दबाती हैं। वर्मा गुस्से से मुड़े और उन्होंने उसे सोचने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अर्जुन को पहाड़ की मौत से इसलिए नहीं बचाया था कि उसे दिल्ली के गंदे नाले में मरने भेज दें। उन्होंने कहा कि यह पगालपन है, एक निहत्थे बच्चे को पेशेवर हथियारों के सामने भेजना खुदकुशी है। लेकिन अर्जुन पीछे नहीं हटा, 1 इंच भी नहीं। उसने वकील की आंखों में देखा और उन्हें सिद्धार्थ सिंघानिया की चित्ती याद दिलाई। उसने कहा कि वो आजादी बेकार है जो बांधी ना जा सके। उसने कहा कि विक्रम अंदर है, इंतजार कर रहा है कि कोई यूस बचाए और वही एक लौता है जो बिना दिखे उस जाली तक पहुंच सकता है। मीरा ने बीच में आकर बूढ़े वकील के कंधे पर मजबूत हाथ रखा। उसने धीरे से कहा कि बच्चा सही कह रहा है। उसने कहा कि यही आखिरी पत्ता बचा है उनके पास अगर वो उन 40 बच्चों को निकालना चाहते हैं, इससे पहले कि ट्रक सुबह नेपाल के जंगलों की तरफ निकाल जाए। प्लान उस कमरे की भारी हवा में बनने लगा एक खतरनाक और डेस्परेट प्लान। अर्जुन नाले से अंदर जाएगा, डूबा हुआ रास्ता पार करेगा और ठीक 3 बजे पीछे का दरवाजा खोलेगा। खान चाचा मुखिया दरवाजे पर एक धमाका करेंगे ताकि गार्ड वहां भागें, जबकि डॉक्टर बासु एक नकली एम्बुलेंस तैयार रखेंगे जख्मियों के लिए। वर्मा ने आखिरकार हाँ में सिर हिलाया एक गहरे दाढ़ के साथ, जैसे वो उस बच्चे की मौत के वारंट पर साइन कर रहे हों जिसे वो अभी मिले थे। मीरा ने एक आखिरी तस्वीर निकाली जो उसने अंत तक छुपा कर रखी थी ताकि ग्रुप का हौसला न टूटे। उसमें एक लंबा आदमी था बिना बैज की पुलिस यूनिफॉर्म में जो गोडाउन के दरवाजे पर सिगरेट पी रहा था। उसने कहा कि यह इंस्पेक्टर राठौर है, एक ऐसा आदमी जो अपनी बिरहमी के लिए मशहूर है। सविता देवी ने सिर्फ गुंडे हायर नहीं किए थे, उसने मौत के सौदागारों को खरीदा था। अर्जुन ने राठौर की फोटो देखी, उसकी कमार पर लटकती भारी पिस्टल देखी और समझ गया कि आज रात वो सिर्फ अपनी जान के लिए नहीं लड़ेगा बल्कि खुद शैतान से लड़ेगा। इंतजार उस बिना खिड़की के कमरे में पहाड़ के पत्थरों से भी ज्यादा भारी लग रहा था। अर्जुन पलंग के किनारे बैठा था, दीवार घड़ी की सुई को घिसटते हुए देख रहा था।
हवा में तंबाकू का धुआं और टेंशन थी, एक सन्नाटा जो सिर्फ खान चाचा के चाकू तेज करने की आवाज से टूट रहा था। वकील वर्मा इधर उधार टहल रहे थे, हाथ पीछे बांधे, बार बार नीले नक्शे को देखते हुए, जैसे उम्मीद कर रहे हों कि कोई नया दरवाजा जादू से कागज पर बन जाएगा। मीरा बच्चे के पास आई, हाथ में काले बूट पॉलिश की एक खुली डिब्बी लेकर। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी उंगलियां उस चिकने और थांदे पेस्ट में डाली और अर्जुन का चेहरा रंगना शुरू किया। मिट्टी के तेल और केमिकल की बदबू उसकी नाक में भर गई, जिससे उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ, लेकिन वो शांत बैठा रहा, आंखें बैंड करके। पुलिस ने उसके गाल माथा और गर्दान धाक दी, उस एक जिंदा परछाई में बदल दिया, एक ऐसा जीव जो अंधेरे और कीचड़ के लिए बना हो। जब उसने खत्म किया तो उसे एक गंदा चौथा शीशा दिया। अर्जुन ने उस बच्चे को नहीं पहचाना जो कांच से वापस देख रहा था। उस परछाई में डर नहीं था, सिर्फ सेफ्ट चमकती हुई आंखें थी जो उसके काले चेहरे पर अलग दिख रही थी। खान चाचा अपनी कुर्सी से उठे, चाकू रखा और अपने झोले से एक औजार निकाला जो काले कपड़े में लिपटा था। यह लोहे का एक मोटा सवाल था जिसका एक सिरा मुड़े हुए नाखून जैसा था। उन्होंने वो अर्जुन को दिया और लोहे का वाजन बच्चे को हैरान कर गया, उसकी जख्मी कलाई को लगभग मोड़ते हुए। बुढ़े मजदूर ने उसे समझाया एक फटी हुई आवाज में कि यह सवाल नीचे उसका सबसे अच्छा दोस्त है, वनान्योर है। उन्होंने कहा कि यह जुंग लगी जालियों को तोड़ने के काम आएगा, मशीन के पहिए जम करने के लिए, और अगर जरूरत पड़ी तो उन चूहों से बचने के लिए जो बिल्लियों जितने बड़े हैं। अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया, सब्बाल को चमड़े की बेल्ट में लगाया जो मीरा ने उसके कोट के ऊपर बांधी थी। उन्होंने उसे टीर के टुकड़ों और तार से बने घुटने के पर्स भी दिए। उसने उन्हें कस के बांधा, ये महसूस करते हुए कि सख्त रबर उसकी खाल में गड़ रहा है, लेकिन वो जानता था कि वो इस दाढ़ का शुक्रगुजार होगा जब वो तूते कांच और नुकील पत्थरों पर रेंग रहा होगा। रात के 2 बजे ग्रुप सिविल लाइंस की इमारत से निकला। शहर एक लगातार गिरने वाली फुहार के नीचे सो रहा था, जिसने खाली सड़कों को काले और फिसलने वाले शीशे में बडाल दिया था। वो वकील की गाड़ी में बैठे पीछे की सीट पर दबकर, जबकि डॉक्टर बसु बिना लाइट्स के गाड़ी चला रहे थे, पतली गलियों से होते हुए, ताकि पुलिस की नजर से बच सकें। दक्षिण की तरफ का सफर नरक की तरफ जाने जैसा था। शहर की सुंदर इमारतें पीछे छूट गई और उनकी जगह काली ईंटों की फैक्ट्रियों ने, बिना दिखने वाले धुएं उगलने वाली चिमनियों ने और कचरे के ढेरों ने ले ली। गाड़ी एक कच्चे रास्ते पर रुकी, उस किले जैसे गोडाउन से 300 मीटर दूर। गंदे नाले की बदबू, केमिकल्स और सड़ान की महक दरवाजा खुलते ही अर्जुन से टकराई। वो झुककर उतरे, ऊंची झाड़ियों के बीच चलते हुए जो उनकी कमर तक आती थी और उन्हें तुरंत गिले पानी से भिगो रही थी। दौर गोडाउन की सर्च लाइट्स घूम रही थी, सेफ्ट रोशनी के कोने जो अंधेरे को काट रहे थे। चैट पर हथियारबंद आदमियों के साए दिख रहे थे जो उस भरोसे के साथ चल रहे थे जो सिर्फ मौत के मालिक होने से आता है। खान चाचा आगे गए, कांते दार झाड़ियों को अपने नंगे हाथों से हटाते हुए, और नाले का मुंह दिखाया। यह पुराने कंक्रीट का एक पाइप था, आधा किचाड़ में डूबा हुआ, जिसमें से गर्म और बदबूदार भाप निकाल रही थी। यह किसी जमीन के नीचे रहने वाले राक्षस का खुला मुंह लग रहा था, अपनी बलि का इंतजार करता हुआ। अंदर पानी टपकने की आवाज गूंजती हुई और दूर किसी बीमार दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। वकील वर्मा अर्जुन के सामने कीचड़ में घुटनों के बल बैठे, अपने महंगे सूट के खराब होने की परवाह किए बिना। उन्होंने बच्चे के कंधे पर मजबूत हाथ रखा और उसे एक डेस्परेट नजर से देखा। उन्होंने कहा टूटती हुई आवाज में कि उसे यह करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि हवाई जहाज का टिकट अभी भी एक रास्ता है, कि कोई उसे जिंदा रहने का फैसला करने पर बुरा नहीं कहेगा। लेकिन अर्जुन ने उस रोशनी वाले किले की तरफ देखा, सोचा कि विक्रम कहीं किसी अंधेरे कोने में ठंड से कांप रहा कदर होगा, और ना में सिर हिला दिया। उसने 19 दस्ताने ठीक किए नाले की सधी हुई हवा का एक गहरा सांस लिया और उस चेड में घुस गया। अंधेरे ने उसे तुरंत निकाल लिया। पाइपे की चैट नीची थी, यूस मजबूर करते हुए कि वो अपने हाथों और घुटनों पर चले। उस चिकने किचाड़ के ऊपर पथार की ठंडक उसके कब्दों के आर पार हो गई और बाहर की दुनिया का सन्नाटा गायब हो गया, जिसकी जगह उसकी अपनी तेज सांसों और शहर की गंदगी के टपकने की आवाज ने ले ली। अर्जुन जमीन की आंतों की तरफ बढ़ने लगा, अकेला ये जानते हुए कि एक लौता रास्ता दार के उस पार था। नाला सिर्फ एक अंधेरा छेद नहीं था, वो एक पानी वाली कब्र थी जिसमें से अमोनिया और मरी हुई चीजों की बदबू आ रही थी।
अर्जुन आगे बढ़ रहा था कोहनियों और घुटनों के बल, रेंगते हुए ये महसूस करते हुए कि कैसे गाधा और ठंडा कीचड़ उसकी कमीज के गले से अंदर घुस रहा था, उसकी पीठ पर ठंडी उंगलियों की तरह। अंधेरा पूरा था, भारी था, आंखों पर एक काली पट्टी की तरह जो दिशा का ज्ञान खत्म कर देती थी। सिर्फ उसकी अपनी सांसें, जो भारी और शोर करने वाली थी, उस तंग कंक्रीट की जगह को भर रही थी, पाइपी की गूंज से और तेज होकर। कुछ बालों वाला और तेज उसके जख्मी हाथ के ऊपर से गुजरा, अपने छोटे नाखून उसकी खाल में गदाते हुए, और फिर अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन ने उस चीख को दबा लिया जो उसके गले तक आ गई थी, एक तेज उल्टी जैसा महसूस करते हुए, लेकिन उसने खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया, इंच दर इंच। टायर के टुकड़े जो खान चाचा ने बनाए थे उसकी हड्डियों को खुरदुरे सीमेंट से बचा रहे थे, लेकिन अपना वजन उस तंग जगह में खींचने की मेहनत उसके कंधों की मांसपेशियों को जला रही थी। हौर में तेरे आगे बढ़ना दार के खिलाफ एक जीत थी, उस भागने की इच्छा के खिलाफ जो कह रही थी कि वापस घूमो और साफ हवा में जाओ। अचानक उसका सिर किसी सख्त और धातवी चीज से टकराया। वो आखिरी छोर पर आ गया था। उसने दस्ताने पहने हाथों से टटोला और उसकी उंगलियां लोहे की जाली की ठंडी सलाखों से टकराई। सलाखों के बीच से उसे गर्म और सूखी हवा का झोंका महसूस हुआ और भारी मशीन्स के चलने की दबी हुई आवाज आई। अर्जुन ने अपना चेहरा सलाखों से चिपका दिया, आंखों से ग्रीस और पसीना साफ करते हुए ताकि देख सके। दूसरी तरफ गोडाउन का बॉयलर रूम था। वो बाड़ी पाइपें देख सकता था जो सेफ्ट कपड़े में लिपटी थी, और एक इंडस्ट्रियल भट्टी जो नारंगी आग के साथ धाधक रही थी। फिलहाल वहां कोई नहीं था। उसने अपनी बेल्ट से सब्बाल निकाला, उन हाथों से जो एड्रेनलिन की वजह से कांप रहे थे, और जाली का वो कमजोर हिस्सा ढूंढा जहां जुंग ने दुश्कों से लोहे को खा लिया था। उसने सब्बाल का मुदा हुआ सिरा कंक्रीट और लोहे के बीच फंसाया और अपने थके हुए शरीर का सारा वजन डालकर धक्का दिया। लोहा चीखा, एक तेज और कर्कश आवाज जो उस बेसमेंट के सन्नाटे में गोली जैसी लगी। अर्जुन जम गया, दिल पसलियों से हथौड़े की तरह टकरा रहा था। इंतजार करने लगा कि फौजी जूते उसकी तरफ भागते हुए आएंगे। 10 सेकंड गुजरे जो सदियों जैसे लगे। कोई नहीं आया। बॉयलर के शोर ने उसकी मेहनत की आवाज छुपा ली थी। उसने दोबारा जोर लगाया, दांत बीजते हुए, जब तक कि मसूड़े न दुखने लगे। एक सूखी तक की आवाज हुई जैसे हड्डी टूटने की होती है, और जाली उखड़ गई, इतनी खुल गई कि वो निकाल सके। अर्जुन उस चेड़ से फिसला और मशीन रूम के गर्म सीमेंट के फर्श पर गिरा। तापमान का बदलाव जानलेवा था। वो नाले की गीली थन से फैक्ट्री की घुतान भरी गर्मी में आ गया था बस कुछ सेकंड्स में। वो तेजी से लकड़ी के बाक्सों के ढेर के पीछे रेंगा परछाइयों को ढूंढते हुए, गायब होने की कोशिश करते हुए। अपने छुपने की जगह से उसे एक अधखुले दरवाजे के जरिए मुखिया लोडिंग एरिया का नजारा दिख रहा था। जो उसने देखा उसने नाले के पानी से भी ज्यादा उसके खून को जमा दिया। गोडाउन बहुत बड़ा था, जिसमें स्टील की चैट से लटकती हुई पावरफुल लाइट्स जल रही थी। बीच में कंक्रीट के फर्श पर बैठे हुए 40 से ज्यादा बचे थे। वो जानवरों की तरह इकट्ठे किए गए थे। उन्हें उन आदमियों ने घेर रखा था जो सिगरेट पी रहे थे और हंस रहे थे, बचे रो नहीं रहे थे। वो उस सदमे की खामोशी में थे जहां दर अब आंसुओं की इजाजत नहीं देता, सिर्फ एक खाली हार होती है। अर्जुन ने सिरों की भीड़ में पागलपन से एक जाना पहचाना चेहरा ढूंढा। उसकी आंखें कतारों में घूमी, एक बच्चे से दूसरे बच्चे पर, जब तक कि वो एक छोटी परछाई पर नहीं रुकी जो एक खंबे के पास थी। वो विक्रम था। वो 3 दिन पहले से पतला लग रहा था, कपड़े फटे हुए थे और बाएं गाल पर एक नीला निशान था, लेकिन वो जिंदा था। अर्जुन को इतना गहरा सुकून मिला कि उसकी टांगें लगभग जवाब दे गई, लेकिन यह एहसास थोड़ी देर ही टिका। दूसरी तरफ से एक लोहे का दरवाजा खुला और वो अंदर आई। सविता देवी पूरे रौब के साथ चलते हुए, अपनी हील की आवाज सख्त फर्श पर करते हुए, एक महंगी साड़ी और फुर का कोट पहने, जो इतनी गरीबी के बीच बेहुदा लग रहा था। वो बच्चों के ग्रुप के सामने रुकी और इंस्पेक्टर राठौर से बात करने लगी, विक्रम और 2 बड़े लड़कों की तरफ इशारा करते हुए। अर्जुन समझ गया इसका क्या मतलब है। मैं वो पहले ट्रक में जाने वालों को चुन रहे थे। यूज हिलना था, उस पीछे के दरवाजे तक पहुंचना था ताकि बचाव टीम को अंदर ला सके, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे रोशनी वाले इलाके को पार करना था। उसने खुद को छुपाने के लिए कुछ ढूंढा। उसे दीवार पर एक गंदी कील पर टंगा हुआ मैकेनिक का ओवरऑल मिला। उसने उसे अपने गिले कपड़ों के ऊपर पहन लिया,
कॉलर ऊपर करके ताकि उसका काला रंगा हुआ चेहरा छुप सके। अब वो दूर से एक छोटा सफाई कर्मचारी लग रहा था, फैक्ट्री की मशीन का बस एक और पुर्जा। अर्जुन अपने छुपने की जगह से निकला, दीवार से सत्कार चलते हुए सर नीचे किए, हाथ में एक खाली डब्बा लिए ताकि लगे कि वो काम कर रहा है। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उस डर था कि मोटर्स के शोर के ऊपर सुनाई दे जाएगा। वो बच्चों के ग्रुप से 5 मीटर दूर से गुजरा। किसी ने उसे नहीं देखा। गार्ड सविता की बात सुनने में व्यस्त थे, लेकिन तभी एक बच्चे ने सिर उठाया। यह तीसरी डॉर्मेटोरी का एक छोटा बच्चा था जिसे हमेशा खांसी रहती थी। बच्चा परछाइयों की तरफ देख रहा था, उस झुकी हुई आकृति को जो दीवार के साथ चल रही थी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। शायद उसने चलने का तरीका पहचान लिया था या उस गंदे भेस के आर पार देख लिया था। बच्चे ने मुंह खोला और अर्जुन ने एक डेस्परेट इशारा किया जो किसी और को ना दिखे, अपनी गंदी उंगली होंठों पर रखकर। बच्चा समझ गया। उसने तेजी से नजरें नीचे कर ली, कांपते हुए, लेकिन उस अचानक हरकत ने पास खड़े एक गार्ड का ध्यान खींच लिया। आदमी ने सिर घुमाया उस अंधेरे की तरफ देखते हुए जहां अर्जुन अभी खड़ा था, और उसका हाथ खुद ब खुद अपनी कमर पर लगी पिस्टल की तरफ गया। गार्ड वहीं खड़ा रहा, पिस्टल के हैंडल पर हाथ रखे, शिकारी आंखों से अंधेरे को चनते हुए। अर्जुन तिल के द्रमोन की एक मीनार के पीछे दुबक गया, सांस रोककर, जब तक कि फेफड़े दुखने नहीं लगे, ये महसूस करते हुए कि ठंडा पसीना ओवरऑल के नीचे उसकी पीठ पर बह रहा है। आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके फौजी जूते गंदे सीमेंट पर चरमराए। एक ऐसी आवाज जो बच्चे के दिमाग में बिजली की तरह गूंजी। अगर वो गुंदा 2 कदम और आगे बढ़ता तो वो उस किसी चूहे की तरह पकड़ लेता और बचाव मिशन एक गोली के साथ खत्म हो जाता। लेकिन किस्मत या शायद माजी के अच्छे कर्म उस नाजुक पल में बीच में आए। सविता देवी गोडाउन के बीच से चिल्लाई, हुक्म देते हुए कि बड़े बच्चों को पहले ट्रक में चढ़ाना शुरू करो। गार्ड हिचकिचाया, एक आखिरी बार उस अंधेरे की तरफ देखा जहां अर्जुन छुपा था, नफरत से जमीन पर थूका और उस औरत का हुक्म मानने के लिए मुड़ गया जो उस पैसे देती थी। अर्जुन ने वो सांस छोड़ी जो उसने रोक रखी थी, लेकिन वो जानता था कि यह राहत कच्ची है। पीछे के दरवाजों तक जाने का सीधा रास्ता 3 हथियारबंद आदमियों ने घेर रखा था। वो सीधा वहां चलकर कुंडी नहीं खोल सकता था। यूस उन आदमियों को वहां से हटाना था। उस फौजी अनुशासन को पूरी तरह तोड़ना था। उसकी आंखें मशीन रूम में घूमी, कोई हथियार, कोई भटकाने वाली चीज ढूंढते हुए, कुछ ऐसा जो उससे बड़ा हो। उसकी नजर मुखिया बिजली के पैनल पर रुकी एक ग्रे रंग का लोहे का बक्सा जो मोटे तारों और खतरे की बत्तियों से भरा था और एक इंडस्ट्रियल जनरेटर की तकात के साथ गुनगुना रहा था। अर्जुन आगे बढ़ा, दीवार से चिपक कर रेंगते हुए, जब तक कि वो पैनल के सामने नहीं आ गया। उसने वो सब्बाल निकाला जो खान चचा ने दिया था और लोहे का ठंडा वजन अपने हाथ में महसूस किया। वो जानता था कि यूज क्या करना है और वो जानता था कि यह खतरनाक है। अगर उसने गलत तार छू लिया तो बिजली का झटका यूज तुरंत मार देगा, चीखने से पहले ही उसका दिल जला देगा। लेकिन शक करने का वक्त नहीं था। विक्रम को दरवाजे की तरफ धक्का दिया जा रहा था और ट्रक के इंजन बाहर गरज रहे थे। उसने सब्बाल के मुदे हुए सिरे को पैनल के दरवाजे की दरार में डाला और जोर से खींचा। तला टूट गया और दरवाजा खुल गया, अंदर के तंबे और सिरेमिक के पुर्जे दिखाते हुए। अर्जुन ने गहरी सांस ली, 1 सेकंड के लिए आंखें बैंड करके माफी मांगी और सब्बाल को सीधा मुखिया फूसे के बीच में मार दिया। धमाका बहरा कर देने वाला था। नीले और सेव्ड चिंगरियों की बारिश किसी गुस्सैल अनार की तरह उसके चेहरे के सामने फाती यूज कुछ पल के लिए अंधा कर दिया। ओजोन और जलते हुए प्लास्टिक की तीखी बदबू हवा में भर गई। गोडाउन की पावरफुल लाइट्स एक बार फड़फड़ाई, 2 बार, और फिर मर गई। उस विशाल जगह को लगभग पूरे अंधेरे में डुबा दिया। उसी वक्त हवा फेंकने वाला सिस्टम एक धातवी चीख के साथ रुक गया और एक अचानक सन्नाटा छा गया जो बस एक धड़कन जितना लंबा था। फिर चीखें शुरू हो गई। गार्ड सुलती सीधी कमांड्स चिल्ला रहे थे, टॉर्च जला रहे थे जो अंधेरे को घबराहट भरी तलवारों की तरह काट रही थी। बच्चे इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर रोने लगे और हिलने लगे कतरों को तोड़ते हुए। अर्जुन अपना काम देखने के लिए नहीं रुका। उसने गुंदों के अंधेपन का फायदा उठाया और लोडिंग एरिया की तरफ भागा, उस नीले नक्शे की याद के सहारे जो उसने लाइब्रेरी में रटा था। उसने भागते हुए ओवरऑल उतार दिया, उसे वहीं फेंक दिया ताकि पीछा करने वाले कंफ्यूज हो जाएं, और अब वो सिर्फ अपने काले कपड़ों और काले रेंज हुए चेहरे के साथ था। वो उलझे हुए
आदमियों के पास से भागते हुए निकला झूठेदार भारी आवाज में चिल्लाते हुए कि मशीन रूम में आग लग गई है। झूठ काम कर गया। आदमी उस धुएं की तरफ भागे जो तूते हुए पैनल से निकाल रहा था, पीछे का रास्ता खाली छोड़कर। अर्जुन लोहे के दरवाजों तक पहुंचा। वो बहुत बड़े थे, जिन्हें लोहे की एक मोटी छड़ और भारी ताले से बांध किया गया था। उसके हाथों ने अंधेरे में कुंडी धुंधी और उसकी उंगलियां ताले के फंदे स्टील से टकराई। उसे तोड़ने के लिए सब बाल चाहिए था, लेकिन वो उसे पैनल में फांसा हुआ छोड़ाया था। डर के एक झटके ने उसका गला बैंड कर दिया। उसने एक जानलेवा गलती कर दी थी। उसने छड़ को अपने हाथों से उठाने की कोशिश की, पागलपन में धक्का देते हुए, लेकिन लोहा हिला भी नहीं। वो फंस गया था। पीछे से उसने एक आवाज सुनी जिसे वो जानता था, एक ऐसी आवाज जिसने उसका खून जमा दिया। ये इंस्पेक्टर राठौर था। वो आदमी नकली आग की तरफ नहीं भागा था। वो वहीं खड़ा रहा था, देख रहा था, इंतजार कर रहा था कि कौन भागने की कोशिश करेगा। एक पावरफुल टॉर्च ने अर्जुन को रोशनी में पकड़ लिया, उसे दरवाजे से चिपका दिया जैसे किसी कीड़े को पिन लगाई गई हो। इंस्पेक्टर उसकी तरफ चला, धीरे धीरे अपनी पिस्टल निकालकर बचे के सीने पर निशाना लगाते हुए। वो हंसा, एक सूखी और बिना खुशी वाली हंसी। उसने कहा कि वो जानता था इमारत में कोई चूहा घुसा है। उसने कहा कि अर्जुन ने इतना छोटा होकर भी बहुत मुसीबत खड़ी की है। अर्जुन ने इधर उधर देखा, कोई रास्ता नहीं था। वो दरवाजे के फंदे स्टील और राठौर की बंदूक की काली नाली के बीच फंस चुका था। इंस्पेक्टर ने घोड़ा चढ़ाया, क्लिक की आवाज अंधेरे में फैसला सुनाने जैसी लगी। उसने पूछा माजे लेते हुए कि उस किसने भेजा है। अर्जुन ने थोड़ी ऊपर उठाई, उस हत्यारे की आंखों में देखते हुए, और एक अजीब सा सुकून महसूस किया। वो गिड़गिड़ाते हुए नहीं मरेगा, वो खड़े होकर मरेगा। लेकिन इससे पहले कि राठौर गोली चला पाता, पूरी दुनिया हिल गई। एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसने गोडाउन की नींव हिला दी। मुखिया दरवाजा इमारत के दूसरी तरफ आग के गोले में उड़ गया। खान चचा ने अपना वादा पूरा कर दिया था। हवा के दबाव ने इंस्पेक्टर को जमीन पर गिरा दिया, और धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि अर्जुन को लगा उसके कान से खून निकाल आएगा। आखिरी भटकाव आ चुका था, लेकिन अब असली नरक खुलने वाला था। दुनिया एक तेज सीटी की आवाज बन गई थी, एक ऐसा शोर जो खत्म ही नहीं हो रहा था। अर्जुन ने खंसते हुए अपनी आंखों से धूल साफ की और देखा कि इंस्पेक्टर राठौर जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था। वो धमाके की वजह से हिल गया था, जो खान चचा ने मुखिया दरवाजे पर किया था। इंस्पेक्टर की पिस्टल सीमेंट पर फिसल कर दूर जा गिरी थी, उसके हाथ से 1 मीटर दूर किसी तूते हुए खिलौने की तरह घूमती हुई। अर्जुन ने सोचा नहीं, क्योंकि उस पल सोचने का मतलब मौत था। वो बंदूक की तरफ नहीं लपका, बल्कि उस लोहे की छड़ की तरफ कूदा जो पीछे के दरवाजे को बैंड किए हुए थी। उसकी उंगलियां जो जख्मी थी और ग्रीस से सानी हुई थी, उस थांदे और भारी लोहे पर जाम गई। उसने ऊपर की तरफ खींचा, एक जानवर जैसी चीख के साथ, अपने कमजोर शरीर की आखिरी बूंद ताकत का इस्तेमाल करते हुए। यूं महसूस हुआ कि उसकी पीठ की मांसपेशियां आग की तरह जल रही हैं। छत हिली इंच दर इंच, जुंग लागे हुए कोनों से रगड़ती हुई, जब तक कि वो आखिरकार खुल गई और जमीन पर एक धातवी धमाके के साथ गिरी, जिसे अर्जुन ने कानों से कम और अपने पैरों से ज्यादा महसूस किया। उसने लोहे की चादर वाले दरवाजे को बाहर की तरफ धक्का दिया। दरवाजा खुल गया और दिल्ली की रात की ठंडी हवा अंदर आई, आग के गर्म धुएं के साथ मिलते हुए। काली परछाइयां तेज और सटीक उस दरार से अंदर आई जो बच्चे ने खोली थी। वो भूत नहीं थे, वो काले कपड़ों में आदमी थे, जिनका नेतृत्व एक ऐसी लड़की कर रही थी जिसे डर नहीं लगता था। मीरा अर्जुन के बगल से गुजरी, हाथ में पिस्टल लिए, और उसकी आंखें खतरे को ढूंढने लगी। राठौर ने होश में आते ही किसी घायल जानवर के गुस्से के साथ अपनी रिवॉल्वर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मीरा ने एक पल की देरी नहीं की। उसने 2 बार गोली चलाई। अंधेरे में 2 सूखी चिंगारियां चमकी और इंस्पेक्टर पीछे की तरफ गिरा, चिल्लाते हुए और अपना टूटा हुआ कंधा पकड़ते हुए। रास्ता साफ था, लेकिन जंग अभी शुरू हुई थी। अर्जुन बारिश की सुरक्षा में बाहर नहीं भागा। वो अपनी एड़ियों पर घुमा और वापस उस आग के मुंह में घुस गया। गोडाउन के बीच की तरफ भागा, जहां काला धुआं एक जहरीली तूफान की तरह जमा हो रहा था। गोलियों की आवाजें हर तरफ गूंज रही थी। बचाव टीम उन गुंदों के साथ गोलीबारी कर रही थी जो ऊपर लोहे की सीढ़ियों पर छुपे थे। गोलियां अर्जुन के पैरों के पास सीमेंट उखाड़ रही थी, धूल और पत्थर उड़ाते हुए, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक मकसद था, विक्रम।
उसे बच्चों का मुखिया ग्रुप मिला जो भारी मशीन्स के बक्सन के पीछे छुपा हुआ था, रो रहा था और अपने सिर ढके हुए था। बचाव टीम का एक आदमी वहां पहले से था जो उन्हें पीछे के दरवाजे की तरफ भेज रहा था, अपने शरीर से उन्हें बचाते हुए। अर्जुन ने कालिक लगे चेहरों को देखा, पागलपन से अपने दोस्त को ढूंढते हुए। उसने राजू को देखा, उसने प्रिया को देखा, लेकिन विक्रम वहां नहीं था। गोडाउन के आखिरी चोर पर ऑफिस के पास धुयेन के पीछे कुछ हिला। अर्जुन ने देखा कि एक औरत जो फुर का कोट पहने थी एक छोटे बच्चे को घसीट रही थी एक निजी दरवाजे की तरफ। वो सविता देवी थी। वो विक्रम को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही थी, अपना हाथ बच्चे के गले पर इतनी जोर से कसे हुए कि विक्रम का चेहरा नीला पड़ रहा था और वो सांस के लिए तड़प रहा था। अर्जुन के खून में आग लग गई। यूं दार नहीं लगाना ही सावधानी याद रही। यूं से सिर्फ एक शुद्ध और पुराना गुस्सा महसूस हुआ। उसने एक भारी पाना उठाया जो किसी ने काम करने वाली मेज पर छोड़ा था और उनकी तरफ दौड़ा, उस औरत का नाम चिल्लाते हुए जिसने उनकी जिंदगी को नरक बना दिया था। सविता आवाज सुनकर मुड़ी। उसकी आंखें घबराहट और शैतानियत से फाती हुई थी। उसने अपनी छोटी सेफ्ट पिस्टल उठाई और सीधा अर्जुन के सिर पर निशाना लगाया। उसने घोड़ा दबा दिया। अर्जुन ने चिंगरी देखी लेकिन उसे गोली नहीं लगी। किसी ने या किसी चीज ने उसे जोर से धक्का दिया और वो सख्त जमीन पर जा गिरा। मीरा ने छलांग लगाई थी गोली और बच्चे के बीच में, और वो शीशा अपने शरीर पर ले लिया था। वो लड़की लुढ़कती हुई गिरी और उसके बाएं हाथ पर तेजी से खून फैलने लगा, लेकिन उसने अपना हथियार नहीं छोड़ा। जमीन से ही एक खौफनाक शंती के साथ उसने सविता के पैरों पर निशाना लगाया। मीरा की गोली निशाने पर लगी। सविता ने एक तेज चीख के साथ विक्रम को छोड़ दिया और घुटनों के बल गिर गई क्योंकि उसकी दाएं टांग ने उसका बोझ उठाने से मना कर दिया था। विक्रम गाला छूटते ही जमीन पर खांसते हुए रेंगने लगा, उस औरत से दूर जाने की कोशिश करते हुए जिसने उस बेचा था। अर्जुन उठा, गिरने की चोट को भूलकर, और अपने दोस्त की तरफ भागा। उसने विक्रम की कमीज पकड़ी, यूज डेस्परेशन में खींचा चेक करते हुए कि वो सही सलामत है। सविता ने अपनी बंदूक दोबारा उठाने की कोशिश की। उसका हाथ दाढ़ और गुस्से से कांप रहा था, उन बच्चों को कोसते हुए जिन्होंने उसका साम्राज्य बर्बाद कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि वो दोबारा गोली चला पाती, बचाव टीम के 3 एजेंट्स ने उसे घेर लिया। उसकी पिस्टल को लात मारकर दूर फेंक दिया और यूस उस गंदी जमीन पर दबा दिया जिसकी वो हकदार थी। हथकड़ियों के बैंड होने की आवाज अर्जुन के लिए दुनिया की सबसे मीठी संगीत थी। आग जो तेल और पुरानी लकड़ी से भड़क रही थी अब चट पर गरजने लगी थी, जिससे लोहे के बीम गर्मी से चीखने लगे थे। मीरा खड़ी हुई, अपने खून बहते हुए हाथ को दबाते हुए, और उसने अर्जुन को एक जरूरी इशारा किया। उन्हें निकालना था। अर्जुन ने विक्रम का हाथ अपने कंधे पर रखा, अपने दोस्त का वजन उठाते हुए, और दोनों साथ में उस पीछे के दरवाजे की तरफ चले जहां सुबह की ठंडी और गीली रोशनी उनका इंतजार कर रही थी। वो खुली हवा में निकले, दिल्ली की सुबह की बारिश के नीचे और गीली घास पर गिर गए, हाँफते हुए और कांपते हुए। पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दूर से आ रही थी, एक देर से आने वाली सेना जो सफाई करने आ रही थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, उस जलते हुए गोडाउन की तरफ। उसने देखा कि कैसे वो सविता को बाहर ला रहे थे, कचरे के बोर की तरह घसीटते हुए, हारी हुई और टूटी हुई। फिर उसने विक्रम को देखा जो चुपचाप अपने घुटनों को पकड़कर रो रहा था, और वो जान गया कि बुरा सपना खत्म हो चुका है। उन्होंने जंग जीत ली थी, लेकिन जो घाव उनके अंदर थे उन्हें भरने में बहुत वक्त लगने वाला था। दिल्ली का हाई कोर्ट पुरानी मोमबत्ती पॉलिश की हुई लकड़ी और उस ठंडे दर्द की महक से भरा था जो ऐसी जगहों पर होता है जहां इंसानों की किस्मत का फैसला होता है। अर्जुन एक बड़ी कुर्सी पर बैठा था जो उसके 14 साल के शरीर के लिए काफी बड़ी थी। उसके पैर जो नए जूतों में थे मुश्किल से जमीन छू रहे थे, लेकिन उसकी पीठ सीधी थी, किसी लकड़ी के तख्ते की तरह। अदालत के दूसरी तरफ कातघरे में सविता देवी खड़ी थी। अब उसके पास फुर का कोट नहीं था, ना ही चोरी के गहने। वो कैदियों वाले सेफ्ट कपड़े पहने थी, और उसके बाल जो कभी महंगी स्प्रे से सेट रहते थे अब चिपचिपे होकर उसके माथे पर गिर रहे थे। लेकिन उसकी आंखों में वही नफरत की चमक थी जो सीधा उस बच्चे को घूर रही थी जिसने उसे बर्बाद किया था। बचाव पक्ष का वकील एक छोटा आदमी जिसका मूंछों पर तेल लगा था और आवाज चुभने वाली थी, जज के सामने तिहाल रहा था। हाथ ऐसे हिला रहा था जैसे अदृश्य मक्खियों को उड़ा रहा हो।
वो अर्जुन के सामने रुका, उसके बहुत करीब आकर और एक ऐसी मुस्कान के साथ देखा जो आंखों तक नहीं पहुंची। उसने जूरी से पूछा मजाक उड़ाते हुए कि क्या वो सच में एक इज्जतदार औरत को सजा देंगे सिर्फ एक अनाथ और सड़मे में पगलाए हुए बच्चे की कहानियों पर। उसने कहा कि अर्जुन कहानियां बनाने के लिए मशहूर है कि वो एक चोर है जिसने सरकारी संपत्ति चुराई, और ये बच्चों को बेचने वाली कहानी बस अपने जुर्म छुपाने का एक तरीका है। अर्जुन को लगा जैसे उसका चेहरा जल रहा है। वो चिल्लाना चाहता था, वो उस वकील पर कूदना चाहता था और बताना चाहता था कि उसने रसीदें देखी हैं, कि उसने ट्रक में दर को सूंघा है, कि उसने नाले की ठंड महसूस की है। लेकिन वकील वर्मा, जो सरकारी वकील की मेज पर बैठे थे, उन्होंने सर से एक हल्का इशारा किया, शांत रहो। अर्जुन ने गहरी सांस ली, उस गुस्से को निकालते हुए जो उसका गला जला रहा था। उसने जवाब दिया धीमी लेकिन साफ आवाज में कि वो भूख को नहीं बनाता, ना ही बेसमेंट में होने वाली मारपीट को। उसने कहा कि उसके दोस्तों की खाल पर जो नीले निशान हैं वो कल्पना नहीं है, वो दाढ़ के नक्शे हैं जो सविता देवी के हाथों ने बनाए हैं। दूसरे वकील ने गुस्से का नाटक करते हुए मेज पर मुट्ठी मारी। वो चिल्लाया कि कोई सबूत नहीं है, कि कागज नकली हो सकते हैं, कि बच्चे का इस्तेमाल सविता के दुश्मन कर रहे हैं। अदालत में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अर्जुन ने जज को देखा, एक बुजुर्ग आदमी जिनका चेहरा पत्थर जैसा था और उनकी थाकी हुई आंखों में शाक की परछाई देखी। डर ने उसका पेट ठंडा कर दिया। अगर उन्होंने यकीन नहीं किया तो सविता चूट जाएगी। अगर वो चूती तो वो उन्हें एक एक करके ढूंढ लेगी। तभी पीछे के भारी दरवाजे एक आवाज के साथ खुले। डॉक्टर बासु अंदर आए, एक व्हीलचेयर को धक्का देते हुए। उस पर नीले उन्नी शॉल में लिपटा हुआ विक्रम बैठा था। सन्नाटा जो कमरे में छाया वो पानी जैसा गाढ़ा था। विक्रम पीला था, लगभग कांच जैसा साफ, और उसके गले पर अभी भी पट्टियां थी जहां सविता ने उसे दबाया था, लेकिन वो जागा हुआ था। सरकारी वकील ने नए गवाह को बुलाया। विक्रम गवाहों की कुर्सी तक चलकर नहीं जा सकता था, इसलिए जज ने इजाजत दी कि वो अपनी जगह से ही बोले। 10 साल के बच्चे ने अपना दाया हाथ उठाया, हल्का सा कांपते हुए, और सच बोलने की कसम खाई। उसकी आवाज एक फाती हुई फुसफुसाहट थी, गला घुटने से खराब हो गई थी, लेकिन हर शब्द पत्थर की दीवारों में हथौड़े की तरह गूंजा। विक्रम ने राजनीति की बात नहीं की, न कानून की। उसने ट्रक के अंधेर की बात की। उसने पेट्रोल और उल्टी की बदबू की बात की। उसने बताया कि कैसे सविता देवी ने उसे खुद कहा था कि अगर वो जिंदा जंगल पहुंचा तो 50 रुपए मिलेंगे, और मरा हुआ पहुंचा तो 0। फिर उसने अपनी पटलून की जेब से कुछ निकाला। ये कागज का एक लेबल था, मोड़ा हुआ और गंदा, जिस पर एक नंबर छपा था और एक दाम लिखा था। उसने कहा कि उन्होंने ये उसके तखने पर बांधा था, जैसे वो हवाई अड्डे पर कोई बग हो। बचाव पक्ष के वकील ने रोकने की कोशिश की, हकलाते हुए, लेकिन जज ने उसे अपने हथौड़े की एक तेज आवाज से चुप करा दिया। सबूत ने सब कुछ साफ कर दिया था। सविता देवी उस लेबल को देखकर पहली बार अपना आपा खो बैठी। वो झटके से खड़ी हुई, अपनी कुर्सी गिराते हुए, और चिल्लाई कि वो बचे कचरा हैं, कि वो नॉम उन्हें खदानों में काम देकर एहसान कर रही थी, क्योंकि कोई और उन्हें नहीं चाहता था। उसकी अपनी जुबान ने उसे सजा दिलवा दी। ये कबूलना जो घमान बिन चिल्लाकर किया गया था, सबके कानों में गूंज गया। फैसला 2 घंटे बाद आया। सारे आरोपों में दोषी इंसानी तस्करी, अगवा करना और हत्या की कोशिश। जज ने 1952 के कानून के हिसाब से सबसे कड़ी सजा सुनाई, 30 साल की कैद बिना किसी माफी के। तालियां बजने लगी जहां मीरा और बचाव टीम के बाकी लोग बैठे थे, लेकिन अर्जुन नहीं मुस्कुराया। उसने सविता को देखा जब सिपाही उसे हथकड़ी पहना रहे थे। वो रो नहीं रही थी, वो अर्जुन को देख रही थी, एक टेढ़ी और जहरीली मुस्कान के साथ। जब उसे बाहर ले जा रहे थे, वो एक सेकंड के लिए रुकी और बिना आवाज किए होंठ हिलाए। अर्जुन ने साफ पढ़ा, मैं अकेली नहीं हूं। बच्चे को पीठ में एक ठंडक महसूस हुई। वो जानता था कि तस्करी का जाल उस औरत पर खत्म नहीं होता। वहां साथी थे, खरीदार थे, भ्रष्ट नेता थे, जो अभी भी आजाद थे। सविता गिर गई थी, लेकिन राक्षस अभी भी जिंदा था, और अब वो उस बच्चे का नाम जानता था जिसने उसे जख्मी किया था। अर्जुन ने विक्रम का हाथ पकड़ा और जान गया कि अदालत की लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन उनकी सुरक्षा की जंग अभी शुरू हुई है।
3 साल बीत चुके थे जब से दिल्ली के उस गोडाउन में आग लगी थी। 1955 की एक शाम थी और सूरज की हल्की धूप सिंघानिया हवेली के बड़े खिड़कियों से अंदर आ रही थी। अर्जुन लाल ईंटों वाले बरामदे में चल रहा था, बाजू में शरीर विज्ञान की एक किताब दबाए हुए। अब वो नाले से निकला हुआ कमजोर बच्चा नहीं था। अब वो 14 साल का था, लंबा था, उसके कंधे तैरने और घुड़सवारी से चौड़े हो गए थे और वो एक साफ सेफ्ट शर्ट पहने था। लेकिन उसकी आंखें काली और चुकानी अभी भी हर कोने को स्कैन करती थी, खतरों को ढूंढती थी जो अब इस घर में नहीं थे, लेकिन उसकी याददाश्त से कभी नहीं गए। वो मुखिया ऑफिस में गया जहां ताजी कॉफी और पाइपे के तंबाकू की महक थी। वहां वकील वर्मा थे जिनके बाल अब पूरे सेफ्ट हो चुके थे और वो एक बड़ी मेज पर बिल्डिंग के नक्शे देख रहे थे। उनके बगल में मीरा भारत के नक्शे पर अलग अलग रंग की पिन्स लगा रही थी। उसने नजरें उठाई और मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो उसके चेहरे के निशान को नरम कर देती थी। उसने अर्जुन को गर्व से बताया कि चंडीगढ़ का नया आश्रम इस हफ्ते 30 और बच्चों को लेने के लिए तैयार है। अर्जुन ने किताब कुर्सी पर रखी और नक्शे के पास गया। पिंस देश के बड़े हिस्से को ढक रहे थे। हर लाल बिंदु एक जीत थी, एक भ्रष्ट अनाथालय का बैंड होना, एक शोषण करने वाले गिरोह का खत्म होना, जो सिद्धार्थ सिंघानिया फाउंडेशन की वजह से मुमकिन हुआ था। मारे हुए वारिस की दौलत बेकार के शौक में नहीं उधाई गई थी। वो ईंटों में, खाने में, स्कूलों में और उन खतरनाक वकीलों में बदल गई थी जो मुजरिमों को पत्थरों के नीचे से भी ढूंढ निकालते थे। विक्रम जो अब गेस्ट हाउस में रहता था और संगीत सीख रहा था, इस कामयाबी का जिंदा सबूत था। करण सिंघानिया सिद्धार्थ का दूर का भाई जिसने कानूनी तौर पर अर्जुन को गोद लिया था, गार्डन से अंदर आया जिसके बूट्स पर मिट्टी लगी थी। वो एक नेक आदमी था जिसके हाथ बड़े थे और हंसी आसान थी, जिसने अर्जुन को दान के प्रोजेक्ट की तरह नहीं बल्कि एक असली बेटे की तरह अपनाया था। करण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और पूछा कि क्या वो अपने 10वीं के इम्तिहान के लिए तैयार है। अर्जुन ने हां में सिर हिलाया, उस पिता जैसे प्यार को महसूस करते हुए। जिंदगी में पहली बार कोई उसके नंबरों की परवाह कर रहा था, न कि उसके बिकने वाले दाम की। लेकिन शांति की भी एक कीमत थी। अर्जुन जानता था कि सविता की धमकी खोखली नहीं थी। उन्होंने तोड़फोड़ की कोशिशों का सामना किया था, बिना नाम की चिट्ठियां आई थी और अजीब गादियां हवेली के चक्कर लगाती थी। इसलिए अर्जुन हर सुबह ट्रेनिंग करता था। वो मीरा से लड़ना सीखता था, वर्मा से कानून पढ़ता था और कारण से स्ट्रेटेजी सीखता था। वो अब कभी शिकार नहीं बनेगा। वो रक्षक बनने की तैयारी कर रहा था जो सिद्धार्थ नहीं बन सका। उस रात जब घर शांत हो गया, अर्जुन पीछे के गार्डन में गया। हवा ठंडी थी, उसे पहाड़ की रातों की याद दिलेटे हुए, लेकिन इस बार ठंड यूं दुख नहीं दे रही थी। वो सेफ्ट पत्थर के एक छोटे से स्मारक के पास गया जो बिलों से ढका था, जहां सिद्धार्थ सिंघानिया की राख लाई गई थी। अर्जुन संगमरमर की सीढ़ी पर बैठा और जेब से वो पुरानी तस्वीर निकाली, बच्चे और कुत्ते वाली, जो अब प्लास्टिक के कवर में थी। उसने कबार से बात की, धीमी आवाज में, जैसे किसी बड़े भाई से बात कर रहा हो। उसने बताया कि विक्रम ने वायोलिन बजाना सीख लिया है। उसने बताया कि मीरा और डॉक्टर बसु शादी करने वाले हैं। उसने बताया कि वो अर्जुन फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ने का सोच रहा है ताकि बिना नाम वाले मुर्दे अपनी कहानी सुना सकें और इंसाफ पा सकें। उसने तारों को देखा, वही तारे जिन्होंने उसे एक दबी हुई गाड़ी में रोते हुए देखा था, और एक गहरी शुक्रगुजारी महसूस की। वो काली गाड़ी जमीन के नीचे का, वो लोहे का कमरा सिद्धार्थ के सपनों का तबूत था, लेकिन वो अर्जुन की नई जिंदगी का पालना बन गया था। वो समझ गया आखिरकार कि अनाथालय का दाढ़ बेकार नहीं था। उस दाढ़ ने उसे बनाया था, उसे स्टील जैसा सख्त किया था ताकि वो दूसरों की जंजीरें तोड़ सके। वो उठा, पतलून से सूखे पट्टे झाड़े। कल इतिहास की क्लास थी और शाम को मुंबई के एक ग्रुप को बचाने के लिए मीटिंग थी। उसकी जिंदगी अजीब थी, एक नॉर्मल लड़के और एक कमांडर के बीच बती हुई, लेकिन यह उसकी अपनी थी। अर्जुन ने फोटो को दिल के पास रखा और घर की गर्म रोशनी की तरफ वापस चला, यह जानते हुए कि जब तक वो सांस लेगा कोई बच्चा अंधेरे में अकेला नहीं रहेगा। शिकार की कहानी खत्म हो चुकी थी और रक्षक की कहानी अभी शुरू हुई थी। कई बार जिंदगी हमें मुसीबतों के पहाड़ के नीचे दबा देती है, बिल्कुल वैसे जैसे वो गाड़ी उस पहाड़ के नीचे दबी थी। लेकिन अर्जुन की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। यह सिखाती है कि जब हमें लगता है कि हमें दफनाया गया है, दरअसल हमें बोया गया है। अनाथालय का दाढ़, पहाड़ की ठंड और गोडाउन का दर उसने बच्चे को तोड़ा नहीं,
उसने यूस बनाया। यूस वो लोहा बनाया जो दूसरों की बेदियां तोड़ सके। सिद्धार्थ सिंघानिया ने पैसा छोड़ा, यह सच है, लेकिन उनकी असली वसीयत यह साबित करना था कि प्यार मौत के बाद भी सफर कर सकता है, सही वक्त का इंतजार करते हुए। अर्जुन ने उस प्यार को लिया और यूस कई गुना बढ़ा दिया, यह साबित करते हुए कि असली आजादी का कोई फायदा नहीं अगर उसे अकेले में जिया जाए जबकि दूसरे दुख में हों। बहादुरी दर का ना होना नहीं है, बल्कि यह फैसला करना है कि दर से ज्यादा जरूरी कुछ और है, जैसे किसी दोस्त की जिंदगी। शायद आप भी किसी मुश्किल वक्त से गुजार रहे हों या लगता हो कि दुनिया बहुत बड़ी और जालिम है, लेकिन याद रखिए, जैसे अर्जुन को अंधेरे में चाबी मिली, आपके अंदर भी किस्मत बदलने की ताकत छुपी है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ और अगर आप इंसाफ और अच्छे अंजाम में यकीन रखते हैं, तो मैं आपको हमारे परिवार का हिस्सा बनने की दावत देता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसी कहानियां आपसे शेयर करते रहें जो रूह को सुकून देती हैं। और याद रखें, जब तक कोई लड़ने के लिए तैयार है, उम्मीद कभी नहीं हटती।